हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा एयरबीएनबी क्लोन के डे 2 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं डे 1 के अंदर हमने क्या कवर किया था। जैसे आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हो, ठीक है। डे 1 के अंदर हमने ये पूरा टेम्पलेट डिजाइन किया था। अगर मैं टेम्पलेट की बात करूं तो हमने क्या किया था, पहले जब हमने सेशन को स्टार्ट किया था तो हमने टेलविंड के प्लेग्राउंड के ऊपर एक बेसिक सा लेआउट बनाया था। उसके बाद में हमने उस सारे कोड को वीएस कोड के अंदर एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था स्क्रैच, उस स्क्रैच से उसके अंदर डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने शैट सीएन को यूज किया था। शैट सीएन ने हमें ये ड्रॉप डाउन्स की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करी थी। ये जो हमने कैराउजल वहां पे बनाया था उसकी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करी थी। शैट सीएन के बारे में अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप मेरे पुराने सेशंस को रेफर कर सकते हो। ये बेसिकली एक यूआई लाइब्रेरी होती है जो आपको सिर्फ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है और आपके पास कोड की भी पूरी कमांड आ जाती है, क्योंकि ये खुद से आपके प्रोजेक्ट के अंदर कंपोनेंट्स का यूआई का फोल्डर क्रिएट करता है और जैसे जैसे आप पैकेजेस इंस्टॉल करते जाते हो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपको फाइल्स भी प्रोवाइड कर देता है। और जो फाइल्स आपके कोड बेस के अंदर होती है, आपके कोड कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है, सो अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अ बिग बेनिफिट ऑफ द शैट सीएन यूआई। ठीक है, तो हमने शैट सीएन को यूज किया था, हमने ये क्राउजल बनाया था, हमने ये जो आप स्क्रॉल देख रहे हो, मैंने स्क्रॉल के ऊपर ये पूरा एनिमेशन इफेक्ट लिखा था जो आपको एक्चुअल एयरबीएनबी की साइट पे भी दिखता है। राइट, ये पूरा हमने डिजाइन किया था लास्ट सेशन के अंदर। उसके बाद में जैसे मैंने क्राउजल का बता दिया, फिर हमने कार्ड्स डिजाइन करे थे, लेआउट डिजाइन करी थी प्रॉपर। राइट, ये ड्रॉप डाउन बनाया था, ये आइकन्स यूज किए थे। ये आइकन्स हमने कैसे यूज किए थे, ये आइकन्स हमें मिले थे ल्यूसिड रिएक्ट से। राइट, अब ल्यूसिड रिएक्ट आपको कैसे मिलता है, जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर शैट सीएन यूआई को डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक एनपीएम मॉड्यूल देता है विच इज ल्यूसिड रिएक्ट। सो दिस इज डे 2। आज जो सेशन का पर्पस है वो थोड़ा डिफरेंट है। राइट, इसके अंदर जैसे मैंने सेशन 1 के अंदर बताया था, डे 1 के अंदर बताया था कि हम क्या करेंगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे, राइट, और आपका ये लॉग इन साइन अप ये खुल रहा है एयरबीएनबी योर होम, तो आज हम डिजाइन करेंगे कि लॉग इन के बटन के ऊपर कैसे आप नेक्स्ट ऑथ को यूज करके विद द हेल्प ऑफ गूगल प्रोवाइडर आप अपनी वेबसाइट को लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद आपको एक सेशन मिलेगा। ठीक है, उस सेशन के अंदर से आप कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हो यूजिंग सेशन प्रोवाइडर। राइट, एंड उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन आपको सेशन से मिलती है उस इंफॉर्मेशन को कैसे आप अपने डेटाबेस में सेव करोगे, क्योंकि यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव करना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले सेशन के अंदर हमें यूजर की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही अपने यूजर को गूगल प्रोवाइडर के थ्रू ऑथेंटिकेट करूंगा और मेरे पास जो सेशन आएगा, ठीक है, अब मैं सेशन से डिटेल निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मा। एंड for the database I am using the Supabase, which is actually a alternative of the Firebase. Right, we will go through the Supabase. Right, I will take you to the dashboard of the Supabase where जहां पे हम देखेंगे कि हमारा कैसे जो टेबल होता है वो कैसे आपको दिखेगा, कैसे रिकॉर्ड दिखेगा। तो हम सुपाबेस को यूज करेंगे, प्रिज्मा को यूज करेंगे, ऑथेंटिकेशन को यूज करने वाले इस सेशन के अंदर। और साथ में हम ये भी करेंगे कि जैसे ही आपका एक क्राउजल है, राइट, आप क्राउजल के अंदर क्या होता है, क्राउजल के अंदर मेरी कुछ कैटेगरीज हैं। अगर मैं आपको एक्चुअल साइट पे एयरबीएनबी की लेके चलूं तो एयरबीएनबी की साइट पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्राउजल बना हुआ है। ठीक है, जैसे वो लग्जरियस पे क्लिक करते हैं तो ओके, सो आई नीड टू रिफ्रेश माई ब्राउजर अगेन। ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे एयरबीएनबी लिख देते हैं, एयरबीएनबी। ठीक है, ओके, नॉट नाउ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बीच को सर्च करूं, राइट, तो जैसे आप देखोगे कि यूआरएल में बीच के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा कुछ क्वेरी स्ट्रिंग चला गया है और उसने उसके बेस में मेरे को फिल्टर आउट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे अर्थ होम्स करता हूँ, राइट, तो अगर आप देखोगे तो इसके बेस में कुछ कुछ फिल्ट्रेशन हो रही है। तो इस सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके क्लिक के ऊपर जैसे यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा इन आइटम्स के ऊपर, कैटेगरीज के ऊपर, उसके बेस पे मेरा ऊपर एक फिल्टर लग जाएगा, मेरा एक क्वेरी स्ट्रिंग लग जाएगा। ठीक है, वो चीज भी हम करके देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं सेशन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन को। ठीक है, ओके, सो मैं आपको अब वीएस कोड पे लेके चलता हूं। ठीक है, तो वीएस कोड के अंदर लास्ट टाइम हमने ये वाला कोड किया था, राइट, ये हमारा डे 1 का कोड था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम डे 2 का कोड करते हैं। ठीक है, डे 2 का तो एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या होगा इसके लिए, ठीक है, सबसे पहले अपनी लेआउट में चलते हैं। लेआउट के अंदर आपको पता है कि मैंने यहाँ पे हेडर का सेक्शन डाला था, मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट का सेक्शन डाला था। कोई बात नहीं, हम इस कंटेंट के सेक्शन को भी एक अलग कंपोनेंट में मूव कर देंगे, बट दैट वाज अ डे 1, तो मैंने सेम ही कंपोनेंट में इसको रख दिया था लेआउट लेवल के। ठीक है, मैंने इसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट नहीं बनाया है। ठीक है, मेरा जो हेडर का कंपोनेंट है, राइट, वो मेरा क्लाइंट साइड का कंपोनेंट है। राइट, ठीक है,
तो अब एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है मेरे पास, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, हम चलते हैं सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ठीक है, जो हमारी है नेक्स्ट ऑथ की, राइट, नेक्स्ट ऑथ, ठीक है। एक बार गेट स्टार्टेड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको नेक्स्ट ऑथ को यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर, आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, npm इंस्टॉल नेक्स्ट हाइफन ऑथ, ठीक है। हम भी इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। एक काम करता हूँ, मैं VS कोड को एक बार खोल लेता हूँ, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। और हम अभी हमारे पास जो वर्जन है वो नेक्स्ट जेएस का एक बार देख लेते हैं, package.json, ठीक है। तो हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो 14.1.3 यूज कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि इसमें तो हमारे सर्वर एक्शंस भी आ चुके हैं, राइट। तो हम सर्वर एक्शंस को भी यूज करेंगे आने वाले डेज में, राइट, एयरबीएनबी के क्लोन के अंदर ही, ठीक है। तो अभी भी मैं सर्वर एक्शन को यूज करूंगा, ठीक है। आज के सेशन में भी यूज करेंगे, बट अभी हमें हमारा फर्स्ट पर्पस क्या है, हमें नेक्स्ट ऑथ के थ्रू ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गूगल प्रोवाइडर, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके, सो लेट मी टेक यू टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। To add the next on the project file called, okay, so if you are using the Next.js 13.2 और above, अगर आप Next.js के 13.2 के वर्जन के बाद काम कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग द ऐप राउटर, डेफिनेटली हम ऐप राउटर के ऊपर ही काम कर रहे हैं, पेज राउटर के ऊपर मैंने कोई सेशन नहीं बनाया है, ठीक है। ऐप राउटर के ऊपर काम कर रहे हैं, देन यू कैन इनिशियलाइज द कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द न्यू राउट हैंडलर्स। तो आप न्यू राउट हैंडलर्स के थ्रू अपने आप को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। मैं न्यू राउट हैंडलर्स पे आपको लेके चलता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, ओके, सो गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है, by following the guide, okay, गाइड लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ऐप के अंदर एक एपीआई का फोल्डर, एपीआई के अंदर ऑथ का फोल्डर, और ऑथ के फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे triple.nextauth करके एक फोल्डर बनाओ और उसके अंदर अपनी एक route.ts बनाओ, ठीक है। हम भी सेम करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारा जो ऐप का फोल्डर है, राइट, ठीक है, दिस इज वेयर इज माई ऐप फोल्डर, ठीक है। ये मेरा ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर के अंदर इन्होंने बोला एक नया फोल्डर बनाओ, ठीक है। हम भी बना लेते हैं, अपना एपीआई का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एपीआई के फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे कौन सा फोल्डर, ऑथ का फोल्डर बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑथ के फोल्डर के अंदर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे ट्रिपल डॉट करके, ठीक है, ब्रैकेट्स में, ठीक है। जैसे अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, ये जो मैं ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ इसका पर्पस क्या है, तो आप मेरे पुराने सेशंस को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने Next.js के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रखा हुआ है कि डायनेमिकली कैसे आप डायनेमिक पैरम्स कैसे काम करते हैं, जहाँ पे आप ब्राउजर में एक स्लग डालते हो और वो स्लग कुछ भी हो सकती है। लेट्स सपोज आपको पोस्ट फेच करते हो, राइट। अब उस पोस्ट के अंदर आपको स्पेसिफिकली post/1 वाला पोस्ट फेच करना है, तो वो कैसे करोगे, अब सबका 1 2 3 4 5 का राउट थोड़ी बनाओगे, तो उसमें भी हम ऐसे ही ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बेस में आप जो आपकी वैल्यू होती है वो डायनेमिक वैल्यू होती है और वो एज अ राउट काम करती है, ठीक है। आप मेरे पुराने सेशन को फॉलो कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है कि डायनेमिक पैरम कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल डॉट और क्या करूँ, यहाँ पे नेक्स्ट ऑथ कर देता हूँ, ठीक है, ओके, आई मिस्टेकनली टाइप्ड रॉन्गली, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा route.ts, राइट, route.ts बना देते हैं, ठीक है। अब route.ts के अंदर हम क्या करते हैं, import next auth from, किससे, next auth से ले लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम एक हैंडलर बना लेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट हैंडलर, राइट, और यहाँ पे क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट ऑथ, राइट, और यहाँ पे हमें क्या पास करना होगा, यहाँ पे हमें पास करने होंगे अपने प्रोवाइडर्स, ठीक है। प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, हमारे प्रोवाइडर्स के अंदर हम ये पास करते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोवाइडर्स के बेस पे हम लॉगिन कराना चाहते हो। आप चाहो तो गिटहब को भी यूज कर सकते हो, फेसबुक को भी यूज कर सकते हो, गूगल को भी यूज कर सकते हो। तो मेरा इंटेंट इस सेशन के अंदर ये है कि मैं गूगल प्रोवाइडर को यूज करूं। वैसे मैंने पुराने सेशन के अंदर क्रेडेंशियल प्रोवाइडर को भी यूज किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर JWT टोकन को वेरीफाई भी किया है। तो मेरी पाइपलाइन में ये भी है कि मैं एक ऐसा सेशन बनाऊंगा जिसके अंदर हम फुल फ्लेज ऑथेंटिकेशन बनाएंगे, जिसमें गिटहब, फेसबुक,
गिटहब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, राइट। उसके बाद में क्रेडेंशियल प्रोवाइडर हो गया। मतलब प्रॉपर एक फुल फ्लेज एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसको आप कहीं पे भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्लग एंड प्ले कर लो, ठीक है। और आपका पूरा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म रेडी हो जाएगा। वो भी मैं सेशन जल्दी ही बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी, and if you really like the session as of now, then please click hit like and subscribe. I would recommend you again and again, please go and check out day one as well as the webpack and the roll up session that I have recently created. And definitely the webpack and the roll up one is a very important session if you are a front end developer, right? With the help of those session, you will get the information about how you can bundle your application, right, properly, the front end application. So without wasting time, let's start while finishing this Airbnb day 2 session. Let's make it. Okay, so now export handler as a get and handler as a post हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ मेरे प्रोवाइडर्स आ जाएंगे। अब मेरे प्रोवाइडर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो प्रोवाइडर्स के एरे के अंदर यहाँ पे हमने क्या पास कर सकते हैं, अपने क्रेडेंशियल प्रोवाइडर पास कर सकते हो, आप अपने गूगल प्रोवाइडर पास कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे चलें, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हमने अपना गूगल प्रोवाइडर पास कर सकते हो, ठीक है। और गूगल प्रोवाइडर के अंदर आपको क्या पास करना होता है, गूगल प्रोवाइडर के अंदर आप यहाँ पे अपना सीक्रेट भी पास करते हो और अपनी की पास करते हो, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सेटअप होता है इसका। एक काम करते हैं, इसको एक बार सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट कि गूगल प्रोवाइडर के अंदर हमें प्रोवाइडर, एक काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, कॉस्ट प्रोवाइडर्स को, VS कोड के अंदर चलते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे ही एक प्रोवाइडर्स बना लेता हूँ, कॉन्स्ट प्रोवाइडर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये मैंने बना दिया है। अब ये गूगल प्रोवाइडर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट गूगल प्रोवाइडर, किससे लिया है इसने, नेक्स्ट ऑथ स्लैश प्रोवाइडर्स स्लैश, कहाँ से, गूगल से, राइट। तो आप, अगर आपको गिटहब के साथ ऑथेंटिकेशन करनी है तो आप गिटहब के साथ भी कर सकते हो, फेसबुक के साथ करनी है तो फेसबुक के साथ भी कर सकते हो, किसी के साथ भी आप अपनी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गूगल प्रोवाइडर को यूज करने वाला हूँ। और ये जो प्रोसेस ENV गूगल क्लाइंट आईडी और गूगल क्लाइंट सीक्रेट है, ये आपको रखना पड़ेगा। ये जब आप ऑथेंटिकेट करोगे, ठीक है, अपने गूगल अकाउंट के थ्रू, तो वहां पे आप कंसोल क्लाउड पे जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। उस प्रोजेक्ट के अंदर से आपको एक गूगल क्लाइंट आईडी मिलेगी और एक क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा, ठीक है। उस क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को लाके आपको डालना पड़ेगा कहाँ पे, अपनी ENV फाइल के अंदर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपनी एक बार ENV फाइल खोल लेते हैं, ठीक है। ओके, .env.local करके फाइल होनी चाहिए थी। ओके, लेट मी सर्च ओवर हियर, ठीक है, नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। .env.local करके मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर मेरे को रखना क्या पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये जो हमने गूगल क्लाइंट आईडी रखी है, ठीक है। आपके जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे वो सारे env.local के अंदर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे अपना सीक्रेट रख लेंगे, ठीक है। और एक काम करते हैं ना, यहाँ पे गूगल क्लाइंट आईडी और गूगल सीक्रेट, ठीक है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मैं आपको एक बार कंसोल क्लाउड के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा कंसोल क्लाउड है, ठीक है। आप चाहो तो इसके ऊपर जाके नई क्रेडेंशियल भी, नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपना एक टेस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर, अगर मैंने यहाँ पे टेस्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे API एंड सर्विसेज के अंदर जाऊंगा, राइट। आप चाहो तो अपना एक नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने अपने पुराने सेशन के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे आप यहाँ पे आके अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। प्रोजेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको एक कॉन्सेंट स्क्रीन दिखती है। कॉन्सेंट स्क्रीन पे जाके आपको वो कॉन्सेंट स्क्रीन को ऑथराइज करना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर ऑथराइजेशन आप क्रेडेंशियल्स पे जाते हो। क्रेडेंशियल पे जाने के बाद आपको आपके क्रेडेंशियल मिल जाते हैं। आपकी क्लाइंट आईडी क्या होगी और आपका क्लाइंट सीक्रेट क्या होगा, ठीक है। जैसे मेरी क्लाइंट आईडी मेरे को मिल चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मेरी क्लाइंट आईडी है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एडिट पे जाओगे, ठीक है। एडिट पे जाने के बाद आप अपने क्लाइंट सीक्रेट को भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो आपको यहाँ से आपकी क्लाइंट आईडी मिल जाती है। एक बार हम क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है।
तो मैंने अपनी क्लाइंट आईडी को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो क्लाइंट सीक्रेट को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एडिट के अंदर जाना पड़ता है और एडिट पे जाके आप अपने सीक्रेट को ले सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं अपने सीक्रेट को एक बार निकाल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, वेयर इज माय सीक्रेट, ओके, मैंने अपने सीक्रेट को कॉपी कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, अभी मैं यहाँ पे अपने सीक्रेट को डाल दूंगा, ठीक है, लेट मी पुट माय सीक्रेट ओवर हियर, ठीक है, मैंने अपने सीक्रेट को डाल दिया है, मैंने अपनी env लोकल फाइल को एक बार बंद कर दिया है, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, अपने गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन किया, राइट, मैंने अपने कंसोल क्लाउड को खोला, कंसोल क्लाउड पे जाके आप अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद वहां पे एक कॉन्सेंट स्क्रीन आएगी, कॉन्सेंट स्क्रीन को फिल करने के बाद आपको एक क्रेडेंशियल्स दिखेंगे, क्रेडेंशियल्स के अंदर आपको यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको आपकी क्लाइंट आईडी मिल जाएगी, एडिट पे क्लिक करोगे, अंदर आपको स्पेसिफिकली उन्होंने बता रखा है गूगल सीक्रेट, जो आप क्लाइंट सीक्रेट उठाओगे उसको अपनी env फाइल के ऊपर डाल दोगे, बस इतना सा काम है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं VS कोड में चलता हूँ, मैंने अपनी ऑलरेडी env फाइल बंद कर दी हुई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे अब मैंने ये भी कर दिया है प्रोवाइडर्स, ठीक है, मैं प्रोवाइडर्स के अंदर यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ, ठीक है, प्रोवाइडर्स को, ठीक है। और अगर मैं प्रोवाइडर्स के अंदर देखूं, मेरे को गूगल प्रोवाइडर मिल गया, क्लाइंट आईडी मिल गया, क्लाइंट सीक्रेट मिल चुका है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे दोबारा चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉल बैक फंक्शंस भी दे रखे हुए हैं, इन कॉल बैक फंक्शन को हम यूज करेंगे साइन इन के फंक्शन को, बट मैं अभी नहीं यूज कर रहा, बट इस सेशन के अंदर ही हम इस साइन इन के फंक्शन को यूज करेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल साइन इन जब मैं हो जाऊंगा तो मैं यूजर की इन्फॉर्मेशन को निकाल लूंगा, अकाउंट के अंदर से भी मैं इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा, राइट, उन इन्फॉर्मेशन को, कुछ इन्फॉर्मेशन को उठाऊंगा और प्रिज्मा के थ्रू अपने सुपरबेस के डेटाबेस के अंदर जाके सेव करूंगा, ठीक है। अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि जब मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ गूगल अकाउंट के ऊपर या नहीं हो रहा हूँ मैं गूगल अकाउंट के ऊपर रीडायरेक्ट। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर, इस लॉगिन के ऊपर हमें एक लगाना पड़ेगा ना क्लिक, कि कौन सा मेथड मेरे को कॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं ना, चलते हैं अपनी फाइल के ऊपर, ठीक है, login.tsx के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा लॉगिन है, राइट। तो लॉगिन के ऊपर अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करूँ, ठीक है। अब ऑन क्लिक फंक्शन के ऊपर मैं कौन सा फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ साइन इन फंक्शन, जो मुझे नेक्स्ट ऑथ स्लैश रिएक्ट से मिलेगा, ओके। सो मे भी मुझे इसे क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़े, ओके, ठीक है, देखते हैं अभी। कंट्रोल एक्स, एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन इन, और इसके अंदर पास करेंगे हम गूगल, ठीक है। मैं यहाँ पे इस सेशन के अंदर कोई कस्टम साइन इन पेज नहीं बना रहा, बट येस, अगर जब हमारे पास डे 3, डे 4, डे 5, मतलब जो मेन पिलर हैं इस पूरी सीरीज के, वो एक बार कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक कस्टम साइन इन पेज भी बना लेंगे। तो अगर अगर आपको प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन को समझना है तो आप मेरे पुराने सेशन को एक बार चेकआउट कर लो, जिसमें मैंने एक एडमिन पैनल बनाया था, वहां पे हमने अपना एक कस्टम साइन इन बनाया था, ठीक है। तो आप जब भी नेक्स्ट ऑथ के साथ काम करते हो तो आप दो तरीके से काम कर सकते हो, एक तो ये, आप सिंपल यहाँ पे साइन इन मेथड को यूज करो, यहाँ गूगल पास करो, ये आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा कहाँ पे, इसके खुद के पेज के ऊपर, मतलब ये मैं यहाँ पे गूगल पास कर रहा हूँ तो ये मुझे एक पेज पे ले जाएगा, रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे मेरे को एक साइन इन का बटन देगा, गूगल साइन इन का, जिसके क्लिक करते ही मैं गूगल की, आप जैसे ईमेल को लॉग इन करते हो अपनी जीमेल को, वहां पे ले जाएगा, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे आपके जो हमारी route.ts है, यहाँ पे आप अपने वो भी दे सकते हो कि आपको किस पेज के ऊपर जाना है, मतलब कस्टम पेजेस बना सकते हो, ठीक है, उसकी भी ऑप्शन होती है हमारे पास। एक बार मैं अगर आपको दिखा दूं उसको कैसे आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, सो लेट मी टेक यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन पे एक बार चलते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑथ पास कर रखा हुआ है, ठीक है, इसको भी पास करेंगे अभी। ओपन एसएसएल है, ठीक है, JWT है, ये मेथड्स हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं अपने पुराने सेशंस के अंदर, यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें JWT के साथ काम करने की। यस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। अगर आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे, कोड में लेके जाओगे और यहाँ पे डालोगे, राइट, ये मेरे प्रोवाइडर्स हो गए, राइट, एक सेकेंड, जस्ट पेजेस, ओके, पेजेस,
page is specified can be used if you want to create the custom sign in and sign page. Okay, ठीक है. नेक्स्ट ऑथ है, ठीक है. आपको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ये तो मेरे हो गए प्रोवाइडर्स हो गए, यहाँ पे अगर आप जाओगे ये डालोगे, ठीक है. अब मैं आपको लेके चलूँ इसके अंदर, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पेजेस के अंदर आप अपनी पेज ऑप्शंस दे सकते हो, राइट, इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जैसे लिखा हुआ है, राइट. तो एक काम करते हैं ना, इसको अभी छोड़ते हैं. अगर मैं आपको लॉगिन के ऊपर लेके चलूँ तो यहाँ पे route.ts के अंदर यहाँ पे देखोगे साइन इन के कॉरस्पॉन्डिंग आप अपना एक राउट बना सकते हो. साइन आउट जब होगा तो कहाँ पे आपको जाना है, एरर कौन सा है, वेरीफाई रिक्वेस्ट क्या है, न्यू यूजर क्या है, तो आप अपने कस्टम पेजेस बना सकते हो फॉर साइन इन, फॉर साइन आउट, फॉर एरर, एवरीथिंग दैट कैन बी अ कॉन्फ़िगरेबल यूजिंग द नेक्स्ट ऑथ. ठीक है, हम करेंगे इसको भी बट आने वाले सेशंस के अंदर. ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी मतलब अगर आपको जानना है, नहीं यार मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इस सेशन को देख रहा हूँ, मुझे बिल्ड करना है और जानना है, तो आप मेरे पुराने सेशन को फॉलो अप कर लो. ठीक है, अभी मैं इसको नहीं कवर करूंगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने नेक्स्ट ऑथ के अंदर अपने प्रोवाइडर्स को पास कर दिया है. गूगल प्रोवाइडर, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, ये मैंने रख दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक बार एक काम हमें और करना पड़ेगा. ठीक है, वो क्या है, जैसे मैंने login.ts लिखा है यहाँ पे, अगर मैं साइन इन के फंक्शन पे जाऊँ, ठीक है, तो साइन इन का फंक्शन क्या बोलता है, साइन इन के फंक्शन के अंदर हम अपनी ऑप्शंस पास करते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन इन है, ठीक है, साइन इन ऑप्शंस के अंदर लेके चलूँ आपको, इसमें कॉल बैक यूआरएल भी आप अपना पास कर सकते हो. ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं लॉगिन की फाइल में दोबारा जाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये डाल दूँ कॉल बैक यूआरएल, और कॉल बैक यूआरएल मेरा क्या होगा, http://localhost:3000. तो व्हाट आई वांट टू से हेयर कि अगर आप किसी भी पेज के ऊपर हो जहां से आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, वंस यू विल गेट ऑथेंटिकेटेड यू विल रीडायरेक्ट बैक टू योर मेन यूआरएल. ठीक है, आप चाहो तो इस यूआरएल को env फाइल में रख दो और प्रोसेस से रीड कर लो. डेफिनेटली ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जब हम इस एप्लीकेशन को बाद में, मतलब इस सेशन के अंदर तो नहीं, जब हमारा पूरा प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो जाएगा और जब हम इस यूआरएल को, अगर मैंने अपनी env फाइल के अंदर नहीं रखा होगा, तब मुझे एक एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे इन सारे यूआरएल को वहां पे रखना पड़ेगा और मुझे process.env से रीड करना पड़ेगा. उसका मेजर रीजन ये है क्योंकि वर्सल पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए होते हैं. ठीक है, वर्सल पे जब आप इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे तब आपका ये वाला यूआरएल तो होगा नहीं, http localhost:3000, जहां पे आपकी लोकल में अब एप्लीकेशन रन हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी localhost:3000 पे हो रही है, तो मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि वंस यू विल बी सक्सेसफुली लॉगिन, आफ्टर लॉगिन यू विल रीडायरेक्ट बैक टू localhost:3000, पर वहां पे वर्सल में यूआरएल डिफरेंट होगा, राइट. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, process.env के अंदर ही यूआरएल रख देंगे. जिस भी यूआरएल के ऊपर मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी तो हम क्या करेंगे, process.env से उसी यूआरएल को इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर से रीड कर लेंगे और उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को मैंने वर्सल के डैशबोर्ड में जाके हम सेट भी कर देंगे. ठीक है, अगर अभी आपको क्लियर नहीं है तो कुछ डेज के बाद जब हमारा ये वाला सेशन या थर्ड फोर्थ सेशन रेडी हो जाएगा, हम डिप्लॉयमेंट वाला काम भी करेंगे. इवन मैं फोर्थ डे या फिफ्थ डे के ऊपर पार्शल एक बार इस एप्लीकेशन को वर्सल पे डिप्लॉय कर देंगे. अगर आपकी कोई अलग मतलब हो कि नहीं यार हमें तो AWS के ऊपर चाहिए या किसी और के ऊपर चाहिए, देन डू लेट मी नो, हम AWS के ऊपर भी इसकी डिप्लॉयमेंट करके देख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो वो भी इजीली हो जाएगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं कोड में. अभी हमने क्या कर दिया, हमने साइन इन के मेथड को कॉल कर दिया, यहां मैंने साइन इन को कॉल किया है. ठीक है, तो मैं हम यहाँ पे एक साइन आउट का भी बना देंगे, साइन अप नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं खुद से यूजर को लॉग इन साइन अप नहीं करा रहा, रजिस्टर नहीं करा रहा, वो भी करेंगे बट अभी के लिए मैं नहीं करा रहा. तो अभी हम यहाँ पे साइन आउट का बटन डालेंगे और साइन आउट बटन के क्लिक के ऊपर हम नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट का साइन आउट का फंक्शन कॉल करके उस बटन के क्लिक के ऊपर यूजर का सेशन किल भी कर देंगे. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यूजर के सेशन को खत्म करना, तो पहले एक बार साइन इन का फ्लो टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, अब मैंने साइन इन किया. ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ. ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार लॉगिन पे क्लिक करता हूँ. ठीक है, ओके, व्हाट हैपन, कुछ नहीं हुआ. ठीक है, काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार. ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या आया, कुछ आया. ओके ओके, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है. क्या बोल रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू एक्सपेक्टेड JSX आइडेंटिफायर. ओके,
ड्रॉप डाउन मेन्यू एक्सपेक्टेड GSX आइडेंटिफायर। ओके, मैं समझ रहा हूँ ये क्यों ऐसा इश्यू दे रहा है। ओके ठीक है, अगर आप देखोगे ओके, एक काम करते हैं ना, इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो वो मुझे ले गया बट नहीं, हम एक बार दोबारा स्टार्ट करेंगे इसको 3000 पे। ठीक है, एक बार मेरा yarn dev चल जाए, मेरा सर्वर अप एंड रनिंग हो जाए, फिर उसके बाद में दोबारा लॉगिन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि मेरी यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो फिर हम उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू अगेन एंड अगेन कि आप मेरे डे 1 के सेशन को जरूर देखो अगर आपने नहीं देखा है। दैट इज अ बेस ऑफ हाउ वी विल इम्प्लीमेंट द Airbnb क्लोन 1। वहाँ पे ही हमने सारे डिज़ाइन टेम्पलेट फर्स्ट पेज का बनाया है। मैं एक और सेशन भी बनाऊंगा कि इस पूरे Airbnb के जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि उसका पूरा स्टार्ट से एंड का फ्लो कैसे होगा। ठीक है, इसको बनाने का सिर्फ यही रीज़न, यही पर्पज़ नहीं है कि मैं एक टेम्पलेट बना के छोड़ दूँ। नहीं, हम टेम्पलेट बनाएंगे, एंड टू एंड उसके फीचर्स बनाएंगे, यूज़र से पेमेंट भी कराएंगे, ईमेल सर्विसेज को भी यूज़ करेंगे। आई एम प्लानिंग टू यूज़ द मैसेज सर्विस एज वेल, कि आपको फ़ोन पे मैसेज आए, वो सारी चीज़ें भी करके देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा एडवांस लेवल का सेशन करेंगे। ठीक है, ताकि एक पूरी की पूरी स्क्रैच से एप्लीकेशन बिल्ड होके कैसे प्रोडक्शन तक इसकी डिप्लॉयमेंट जाएगी। उसके बाद में थोड़ा बहुत स्केलेबिलिटी को देखेंगे, कि बात करेंगे स्केलेबिलिटी के ऊपर। अब मैं AWS पे जाके वहाँ पे चीज़ें तो नहीं बाई कर सकता बिकॉज द कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसमें, बट येस हम बात कर सकते हैं कि कैसे अगर इतने यूजर्स आते हैं तो हमारी एप्लीकेशन कैसे लोड लेगी, कैसे हम कैशिंग स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बट आने वाले कुछ नेक्स्ट सेशंस के अंदर। ठीक है, तो एक बार मेरी एप्लीकेशन चल जाए, लोड हो जाए यहाँ पे। ओके, सो मेरी एप्लीकेशन लोड हो चुकी हुई है। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एक बार चलते हैं। अभी मेरे टर्मिनल के ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है। राइट, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक बार। ठीक है, मैंने लॉगिन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी एक कॉल है जो पेंडिंग है प्रोवाइडर्स के बेस पे। राइट, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मे बी सीम्स लाइक माई इंटरनेट इज़ वेरी स्लो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो मेरा राउट कॉल हुआ वो वाला। राइट, आप देख सकते हो कंपाइल्ड API ऑथ नेक्स्ट ऑथ। राइट, एक काम करते हैं, देखते हैं अभी। प्रोवाइडर इज स्टिल पेंडिंग। ओके, व्हाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम। ओके, साइन इन में गूगल पास कर दिया। ओके, अगर आप देख सकते हो कि अब इसने मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया है। राइट, तो रीडायरेक्ट करने के बाद आप अपनी ईमेल के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हो। राइट, अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे, ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मेरा कोई भी एरर नहीं आया है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको लॉग इन करता हूँ एक बार। ठीक है, इस पे चलते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, मैं लॉग इन हो चुका हुआ हूँ यहाँ पे, सेशन ID। राइट, यहाँ पे ओके, ठीक है, या अगर आप कुकीज के अंदर देखोगे तो ये नेक्स्ट ऑथ CASRF टोकन, नेक्स्ट ऑथ सेशन टोकन आपको मिल चुका है। अब अगर मुझे इस सेशन के अंदर से अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, यूजर की इन्फॉर्मेशन को, तो हम सेशन प्रोवाइडर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को भी ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करेंगे। और जब भी आप गूगल के थ्रू लॉग इन करते हो, राइट, गूगल प्रोवाइडर के थ्रू, तो आपको एक इमेज भी मिलती है। मैं अभी उसको कंसोल करा के दिखाऊंगा कि उस इमेज को कैसे हम यहाँ पे इस एवेटार को हटा के यहाँ पे अपनी इमेज को डाल देंगे। तो करते हैं उस काम को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। उससे पहले एक काम कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे सेशन प्रोवाइडर को सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सो सेशन प्रोवाइडर हमें कहाँ से मिलता है, नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट से मिलता है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने VS कोड के अंदर, यहाँ पे आपको अपनी लेआउट लेवल पे जाना है। ठीक है, सो दिस इज माई लेआउट पेज डॉट TSX। राइट, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे लेआउट डॉट TSX है। ठीक है, तो हम लेआउट के अंदर आ चुके हैं, ये मेरी मेन लेआउट है। ठीक है, लेआउट डॉट TSX। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं, अच्छा मैं यहाँ इंपोर्ट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मेरा लिब है, राइट, तो मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है,
न्यू फाइल बनाते हैं provider.tsx, ठीक है, अपना कस्टम प्रोवाइडर बना रहे हैं हम, ठीक है। प्रोवाइडर मतलब मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ जिस कंपोनेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो अभी हमने इंपोर्ट कॉपी किया था इंपोर्ट सेशन प्रोवाइडर, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ आप देखोगे, इन्होंने तो क्या किया, ऐप लेवल के अंदर ही रैप कर दिया है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे कॉन्स्ट प्रोवाइडर, कॉन्स्ट प्रोवाइडर इक्वल्स टू, और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोवाइडर कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा चिल्ड्रन को, ठीक है, ठीक है, क्या कर react dot react node right, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम कॉल करेंगे अपने सेशन प्रोवाइडर को, राइट, सेशन प्रोवाइडर से रैप कर देंगे किसको, चिल्ड्रन को, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस प्रोवाइडर को लेआउट के अंदर जाऊंगा, ठीक है, और ये जो चिल्ड्रन है, ठीक है, इन चिल्ड्रन को हम भेज देंगे किसके पास, अपने प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। यहां से इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा, मुझे मेरे कंपोनेंट्स के अंदर जो सेशन है ना वो मिल जाएगा। मैं कैसे उस सेशन को निकाल सकता हूँ, यूज सेशन की हुक को यूज करके, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लें और आराम से सोचें हम कर क्या रहे हैं। हमने सिंपली इतना किया है, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपको ब्राउजर के ऊपर, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूंगा जो मेरे टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इज अवेलेबल इन द सर्वर कंपोनेंट, अनअवेलेबल, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोवाइडर का जो कंपोनेंट है ना उसको एक बार यूज क्लाइंट कर दो, ठीक है। तो आपको ये एरर आपका चला जाएगा। होपफुली चला जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ सिंपली मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आऊंगा, इस ड्रॉप डाउन के लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लॉगिन विल टेक मी टू द गूगल स्क्रीन, राइट, जहां से मैं लॉगिन ऑथेंटिकेट करूंगा। ये क्या करेगा, कुकी में मेरा सेशन सेट करेगा। अब उस सेशन को अपने कोड के अंदर, अपनी कंपोनेंट्स के अंदर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब यूज करने के लिए उस सेशन के अंदर मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल प्रोवाइडर से मिली है, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेशन प्रोवाइडर को यूज करते हैं। ये सेशन प्रोवाइडर हमें नेक्स्ट ऑथ से मिला है, उसके अंदर हम इन चिल्ड्रन को पास करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जितने भी जो भी मेरे कंपोनेंट्स हैं मेरे पूरे के पूरे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उनको सेशन मिल जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब उस इन्फॉर्मेशन को मैं निकालूंगा कैसे, वो भी एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जाना है, ये जो मेरा अभी हमें ड्रॉप डाउन कंपोनेंट में काम कर रहे हैं ना, वहां पे हमें यहाँ पे साइन आउट का, मैं चाहता हूं कि लॉगिन और साइन आउट बटन ऐसा हो कि अगर मेरा सेशन ऑलरेडी है तो मेरा यहाँ पे बटन दिखे साइन आउट का, अदरवाइज मेरा बटन दिखे लॉगिन का। तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे इसको पहले तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारता हूँ, यहाँ पे लॉगिन की जगह हम करते हैं साइन आउट, ठीक है। मैंने साइन आउट कर दिया है, और साइन आउट करने के बाद भी मैं यहीं पे लेके आऊंगा, और यहाँ पे हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा। अब साइन इन की जगह हमें करना पड़ेगा, एक काम करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, साइन आउट, साइन आउट हमें कहाँ से मिलेगा, साइन आउट, ओके, साइन आउट भी हमें वहीं से मिलता है, नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट से ही, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, ओके, साइन आउट इज अ ट्रू ऑप्शन, साइन आउट पैरम्स, ओके। मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे साइन आउट पे चलता हूँ, ठीक है। साइन आउट के अंदर यहाँ पे इसने क्या बोल दिया है, ऑप्शंस में साइन आउट पैरम्स में एक बार देखें क्या, अच्छा, कॉल बैक यूआरएल और द रीडायरेक्ट यूआरएल, आई गॉट इट, ओके। हमें करना क्या है, हमें ये गूगल नहीं पास करना है, डायरेक्टली बोल दो उसको कि भाई तुझे साइन आउट करने के बाद कहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना, अब देखो यहाँ पे लॉगिन और साइन आउट के बटन दोनों आ चुके हैं मेरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एक चेक लगाऊंगा, अभी आपको पता लग जाएगा कि सेशन को कैसे रीड करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा
कॉलन सेशन इज इक्वल्स टू यूज सेशन की हुक यूज करेंगे हम। आई बिलीव यहाँ से मिल जानी चाहिए, नहीं देख लेंगे एक बार। ठीक है, अब ये मेरा सेशन आ गया है। लोडिंग चंक फेल्ड, ओके, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, शायद मैंने इन बिटवीन सेव कर दिया था तो इसलिए लोडिंग चंक का इशू दे रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक चेक लगाते हैं। अगर मेरा सेशन है तो भाई साहब आप रेंडर करो इसको, साइन आउट को कंट्रोल एक्स, एल्स आप कर दो रेंडर इसको लॉगिन को कंट्रोल एक्स। सेव कर दिया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, मेरा थोड़ा सिस्टम भी स्लो चल रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस बिहाइंड द सीन चल रहे हैं। मतलब एक दो एप्लीकेशंस हैं जो मेरी काफ़ी हैवी हैं, जो पीछे चल रही हैं, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम बहुत स्लो है। नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मेरा लॉगिन का वो जा चुका है, राइट। अब मैं जैसे ही साइन आउट करूंगा इसको, तो अगर आप देखोगे तो मैं एप्लीकेशन से साइन आउट हो चुका हूं। अब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को लॉगिन दिख रहा है। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो अगर आप देखोगे तो ये मेरे को कहाँ लेके जा रहा है, मेरे को लेके जाएगा ये उस स्क्रीन के ऊपर। बट ठीक है, ये मुझे इसलिए नहीं लेके गया है क्योंकि मैं साइन इन, इसने रिमेंबर रखा है मेरे को। ठीक है, अगर मैं यही यूआरएल को उठाता हूँ, ठीक है, आपको मैं लेके चलता हूँ इनकॉग्निटो मोड में। अगर मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा तो आपको अभी दिख जाएगा कि ये मेरे को लेके जाएगा आपकी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, साइन इन स्क्रीन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप ये मेरे को गूगल स्क्रीन के ऊपर लेके जाएगा, राइट। वो उसने मेरे दूसरे ब्राउजर में ऑलरेडी, क्योंकि मैं लॉगिन रखता हूँ अपनी ईमेल आईडी को, तो उसने डायरेक्टली रिमेंबर रखा और मेरे को डायरेक्टली लॉगिन भी करा दिया। ठीक है, सेशन के बेस पे, राइट। सो हम इसको एक बार बंद कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट द सेशन आउट मेरा आ गया। हम चाहें तो इसके क्लिक के ऊपर जो भी इसको सिलेक्टेड भी दिखा सकते हैं, मतलब ब्लू कलर या कुछ भी अगर सेशन है तो ये हाईलाइट हो जाए। मतलब अगर मेरा सेशन आउट साइन आउट का बटन दिख रहा है तो मेरा और कलर का दिखे, साइन इन का दिखे, वो तो कंडीशंस हैं, आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, डजंट मैटर। तो हमें अभी क्या करना है, हमें इन्फॉर्मेशन को रीड करके इस ड्रॉप डाउन के अंदर इस प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन को भरना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ये जो मेरा सेशन आ रहा है ना, इसको एक बार कंसोल करा लेते हैं। कंसोल तो मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे को इमेज कौन सी रेंडर करनी है। इमेज से मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो अच्छा जो इमेज है ना वो मेरी एवेटार कंपोनेंट के अंदर है। ओके ओके, एवेटार नहीं, ठीक है, ठीक है, एवेटार, ओके ठीक है। मैं यहाँ पे हम एवेटार कंपोनेंट की जगह पे अपनी जो इमेज हमें पीछे से आएगी ना, नेक्स्ट इमेज को यूज करके उसके अंदर हम सोर्स के अंदर जो इमेज हमें प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन से मिलेगी वो इंफॉर्मेशन रेंडर कर देंगे। एक काम करते हैं, पहले कंसोल पे ना चेक कर लेते हैं मुझे डेटा क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, I hope the session is interesting for you. If you really like the session, then please hit like and subscribe and press the bell notification so you will get the next upcoming sessions. मेरे प्लान में ये भी एक सेशन है कि हमने जो अपनी प्राइवेट मैसेजिंग सिस्टम की सीरीज को स्टार्ट कर रखा हुआ है, राइट। तो उस सीरीज के अंदर भी अभी के लिए हमने प्राइवेट मैसेजिंग सिस्टम बनाया था, इन मेमोरी मैसेजेस को स्टोर कराया था। तो नेक्स्ट सेशन में ये भी एक प्लान कर रहा हूँ कि इन मेमोरी स्टोर से मैसेजेस को हटा के सारे मैसेजेस को हम रेडिस में सेव करना शुरू कर दें, सो कि हमारी स्पीड ज्यादा बढ़ जाए, राइट। जब हम मैसेज को रिट्रीव करें, जब मैं अपने पेज को रीलोड करता हूँ, मेरा चैट मैसेजिंग सिस्टम लोड होगा तो वहां पे मैसेजेस स्पीड से आने लग जाए, राइट। मेरे मैसेजेस मतलब कैश से आने लग जाए, राइट। हम एक लेयर रेडिस की ऐड कर देंगे और प्लस में उसमें ग्रुप चैट सिस्टम भी इंप्लीमेंट कर दूंगा और थोड़ा यूआई को भी बढ़िया बना दूंगा। अगर आपने उस सेशन को नहीं फॉलो किया है तो आप उस सेशन को फॉलो कर सकते हो। दैट इज बेस्ड ऑन द socket.io. The reason why I'm telling that session in between this session, because कहीं ना कहीं पे अगर आप सॉकेट आईओ भी हमारे लिए उसको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं अपने हर सेशन में ये रिपीट करता हूँ कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कैसे बनता है, हमारी टू वे कम्युनिकेशन कैसे होती है, राइट। अगर हमें पबनब कैसे काम करता है, पबसब कैसे काम करता है, YJS कैसे काम करती है, राइट। फॉर एंडलेस कनेक्शन, अगर आपका जो कनेक्शन है, राइट, आपको लॉन्ग पोलिंग करनी है, राइट, जैसे आप सॉकेट आईओ करते हो, आपका एक कनेक्शन बन जाता है, सो आपके मैसेजेस आते जाते रहते हैं, राइट। वो कैसी चीजें मैकेनिज्म काम करते हैं। तो मेरा थॉट है कि मैं इनके ऊपर अपनी पूरी एक प्ले लिस्ट रेडी करूँ। अभी मैंने socket.io पे ही काम किया है, बट येस
yes मैं पबना पब सब इन सब के ऊपर भी सेशंस को बनाऊंगा, ठीक है। सो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम कंसोल पे ये चेक करने वाले थे, ठीक है। बीच बीच में मैं दूसरे सेशंस की बात कर लेता हूँ, वो मुझे लगता है कि रिक्वायर्ड है, बट अगर आपको लगता है कि मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अभी तक चैनल मतलब इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, राइट। अगर वो आते हैं तो उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ यार दूसरे सॉकेट आईओ के ऊपर भी एक प्रॉपर सेशन बना हुआ है, वेबपैक के ऊपर भी एक प्रॉपर सेशन बना हुआ है, ठीक है। तो वो विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट को, राइट। सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरी वन, राइट। सो एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को यूजर का नेम, ईमेल, इमेज और ये सब कुछ आ रहा है। तो हम ये इमेज को उठाएंगे यूजर के अंदर से, इमेज को उठा के हम क्या करेंगे, रेंडर कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे एवेटार की जगह हम ये इमेज रेंडर करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो मेरा एवेटार का कंपोनेंट है, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मेरा सेशन है एंड सेशन डॉट यूजर है, ठीक है, तो क्या करते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज को यूज करेंगे, ठीक है। नहीं ठीक है, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इमेज को, नेक्स्ट इमेज को यूज कर लो, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या पास कर दो, यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना src पास कर देंगे। src में मैं क्या पास करूंगा, जो मेरे पास सेशन डॉट यूजर डॉट इमेज आएगी, राइट, डॉट यूजर डॉट इमेज, ठीक है। और यहाँ पे हमें ऑल्ट भी पास करना पड़ेगा। ऑल्ट के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, ये मेरी क्या है, लॉग इन यूजर इमेज काइंड ऑफ, राइट, यूजर इमेज, ओके। और उसके बाद में हम यहाँ पे हमें विड्थ भी देनी पड़ती है, राइट। विड्थ मैं दे देता हूँ एक बार के लिए, मैं दे देता हूँ यहाँ पे 32 एंड 32 दे देते हैं, हाइट एंड विड्थ बाद में देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, 32 देख डाल देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर नहीं मिलता तो फिर तो बात ये अलग है, हम एवेटार को ही रेंडर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाल देते हैं एवेटार के कंपोनेंट को। एक बार रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हमें हमारी इमेज दिख रही है या नहीं दिख रही है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो चेक कर लेते हैं। ओके, मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ एक बार अपने आप को, ठीक है। ओके, कुछ इश्यूज आया है, ठीक है। ओके, क्या इशू बोला, इमेज विद सोर्स इज मिसिंग रिक्वायर्ड हाइट प्रॉपर्टी। क्यों भाई, हाइट तो हमने दी थी इसमें। ओके, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनवैलिड सोर्स, ओके, इमेज, नेक्स्ट इमेज होस्ट नेम इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड अंडर द इमेजेस इन द, ओके, ठीक है। ये हमने, अगर यही है कि अगर आपने डे 1 के सेशन को फॉलो किया होता तो आपको पता लग जाता कि इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मिनट में पहले देख लो, इनवैलिड प्रॉप, इनवैलिड सोर्स प्रॉप है, नेक्स्ट इमेज होस्ट नेम, इमेज इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड इन द, ओके। सो ये जो डोमेन है ना, जब भी आप कोई भी दूसरा डोमेन यूज करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर जाना पड़ता है। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, राइट। नेक्स्ट कॉन्फ़िग की जेएस के अंदर हमने यहाँ पे इमेजेस के अंदर, राइट, ये वाली चीज की थी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे इसको डाल दो, कंट्रोल एक्स कर लो, कंट्रोल सी, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लो, एक बार डोमेन को उठा लो, यहाँ पे जाके डोमेन को डाल दो, ठीक है। तो इससे आपके ना डोमेन वेरीफाई हो जाते हैं। अब आप यूज कर सकते हो। अब आपको ये वाला एरर नहीं यूआई पे आएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसा एरर आए, इनवैलिड सोर्स प्रॉप, जिसमें ये वाला यूआरएल काइंड ऑफ आ रहा है, तो आप होस्ट नेम वहां पे डाल सकते हो जाके अपना, ठीक है। तो एक बार देखते हैं पेज पे रिफ्रेश करके, होपफुली ये फिक्स हो जाना चाहिए हमारा एरर।
ये वाली चीजें हैं, इसीलिए हमें अपने पुराने सेशंस को मिस नहीं करना चाहिए। अगर कोई सीरीज प्रॉपर चल रही है तो अगर आप डे 2 पे डायरेक्टली आ रहे हो तो डे 1 को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ डे 1 में ही, अगर ये इशू मुझे अभी ना फेस होता तो मैं इसके बारे में शायद डिस्कस ना करता, मैं भूल जाता, राइट। बट अगर आपने डे 1 को भी देखा होता तो आपको क्लियर हो जाता कि हाँ अच्छा, अगर अब मेरे को मेरी प्रोडक्शन ऐप में Next.js यूज करते हुए कोई थर्ड पार्टी डोमेन आता है, मुझे कैसे वाइट लिस्ट करना है, कैसे मैं उसको रिमोट पैटर्न्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर डालूंगा। सो इसीलिए प्लीज, इफ यू आर फॉलोइंग एनी सीरीज नॉट ऑन दिस चैनल, अगर किसी दूसरे चैनल भी फॉलो करते हो तो पूरे सेशंस को देखो, उसमें ज्यादा बेनिफिट है, राइट। तो उससे ज्यादा लर्निंग होती है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने भी ये सेशन बनाया था, मतलब मैं भी जब करता हूँ, राइट, अपने पास प्रैक्टिस, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एरर्स आते हैं, मैं उनको नोट भी करके रखता हूँ। एक जगह आप मेंटेन भी कर सकते हो एज ए डॉक्यूमेंटेशन की ये एरर्स आपको, ताकि फ्यूचर में कभी आए तो आपको डायरेक्टली एक डॉक्यूमेंटेशन बनी हो, अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे जाके ओके मेरे को पता लग जाएगा ये एरर का ये सॉल्यूशन है। सो मेक श्योर करो कि जितने एरर्स आते हैं डेफिनेटली उनको खुद से फिक्स करो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन लॉग इन। इसके बाद बंद करते हैं। अगर मैं देख लूँ मेरा टर्मिनल, ठीक है, क्या हुआ इसको, ओके। अगर आप देखोगे तो मेरी इमेज आ चुकी है, ठीक है। मैं ना इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना जाके एक बार साइन आउट कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं हम अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से एक बार, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। लॉगिन के क्लिक के ऊपर यहाँ पे देखो मेरी इमेज ये आ चुकी है, ठीक है। अब देखो जब आप यूजर लॉगिन कर लेता है तो उसको ऐसी इमेज दिख जाती है, राइट, वंस आफ्टर लॉगिन। अगर मैं यहाँ पे साइन आउट कर दूंगा तो ये मेरी इमेज चली जाएगी और एवेटार का कंपोनेंट आ जाएगा। इससे आपको ये पता लग गया कि हाँ कुकी के अंदर मेरा सेशन आ चुका है। सो द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के अंदर हमें अगर कुछ भेजना है तो हम भेज सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सेशन, ये जो भी कुकी के अंदर जो सेशन सेट है वो जा सकता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं दोबारा से इस एप्लीकेशन को लॉग इन करूँ, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ओके, एसवीजी डेव, ओके ठीक है, इस एसवीजी के अंदर, ओके ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके जब हमने, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आ ही चुकी है, अब एक कॉल बैक यूज करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, साइन इन का कॉल बैक। एक बार उसको सर्च कर लेते हैं, साइन इन के कॉल बैक को, ठीक है। वो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कॉल बैक्स आ गए मेरे, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन इन का कॉल बैक निकालता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं लेते, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ना हम एक और प्रॉपर्टी होती है कॉल बैक्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर आप यहाँ पे चलोगे अपने नेक्स्ट ऑथ के अंदर, राइट, जो हमने नेक्स्ट ऑथ के अंदर राउट डॉट टी एस बनाई थी, यहाँ पे आप प्रोवाइडर्स भी पास करते हो, अपने कॉल बैक्स भी पास करते हो, ठीक है। कॉल बैक्स के अंदर आप क्या करते हो, ये वाले, ये जो फंक्शंस होते हैं आप यहाँ पे फंक्शंस डालते हो अपने, ठीक है। अब ये साइन इन का फंक्शन है, JWT का फंक्शन भी हो सकता है, तो कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। सेशन का फंक्शन, JWT का फंक्शन, साइन इन का फंक्शन, मतलब अगर आप नेक्स्ट मिडलवेयर को यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको यूजर की जो पीछे से इंफॉर्मेशन आ रही है आफ्टर साइन इन, आपको जो भी गूगल प्रोवाइडर के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर आप चाहते हो कि उसमें कुछ अमेंडमेंट करके फिर आप फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को भेजना चाहते हो फॉर सिक्योरिटी रीजन, फॉर एनी रीजन, राइट, आप JWT टोकन को कुछ चेंजेस करके या कुछ भी, मतलब उसमें कुछ भी बदल के या अकाउंट आईडी में कुछ भी बदल के आप भेजना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप अमेंडमेंट कर सकते हो कॉल बैक फंक्शंस के अंदर, ठीक है। सो इसका भी बहुत, ये भी बहुत काम की चीज है, तो हमें इसको भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इनकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक बार कंसोल करा लेते हैं मुझे साइन इन के अंदर से क्या क्या मिलता है, ठीक है। साइन इन यूजर, अकाउंट,
अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए चाहिए होती है क्योंकि मैं अपने डेटाबेस में एक ऐसी फील्ड रखना चाहता हूँ जो मुझे ये बताए कि मैं किस प्रोवाइडर के थ्रू लॉग इन हुआ हूँ। कल को आप अगर कोई मुझे बोलता है कि इसमें गिटहब का सेटअप भी कर दे, तो मुझे पता हो कि भाई अब मैं गिटहब के थ्रू लॉग इन हुआ हूँ, अब मैं लॉग इन हुआ हूँ फेसबुक के थ्रू, अब मैं लॉग इन हुआ हूँ गूगल के थ्रू। तो आपकी वो वाली जो एक फील्ड है ना वो अपडेट हो जाएगी हर बार। ऐसा नहीं है कि मैं हर प्रोवाइडर की एक अलग फील्ड क्रिएट करूंगा अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। एक प्रोवाइडर का कॉलम होगा, उसी प्रोवाइडर के अंदर मेरी बदलता रहेगा। अच्छा, अब मैं गूगल प्रोवाइडर के थ्रू लॉगिन हुआ था, अब मैं गेटअप के थ्रू लॉगिन हुआ हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोवाइडर का कॉलम कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, साइन आउट करना था कि मेरे को। आप अपनी अकॉर्डिंग एक्सपायरी भी सेट कर सकते हो, ठीक है। आपके सेशन की एक्सपायरी क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ पे, चलते हैं। अगर आप देखोगे तो साइन इन के अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है आईडी, नेम, ईमेल और इमेज। तो हम नेम, ईमेल और इमेज को तो स्टोर करा देंगे डेटाबेस के अंदर। आईडी हम ऑटो जनरेट करा देंगे, प्रिज्मा प्रिज्मा को हम यूज करने वाले हैं, और सुपरबेस के अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करने वाले हैं क्योंकि हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, राइट। हम फिर अगर आगे जाके जब यूजर से कुछ भी डिटेल लेंगे, राइट, अगर यूजर लास्ट स्टेप पे है आपकी प्रॉपर्टी को, मतलब अब उसने इस प्रॉपर्टी को हायर करना है या मतलब कुछ दिनों के लिए, राइट। जैसे आप एमएमटी पे जाते हो या एयरबीएनबी पे जाते हो, कोई प्रॉपर्टी देखते हो, आपको पसंद आती है, आप 2-3 दिन के लिए उसको बुक कर लेते हो, अब आप पेमेंट करते हो, तो उस टाइम पे ये यूजर की इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, राइट, आपके पास होनी चाहिए। अब आप ये यूजर इन्फॉर्मेशन सेशन से भी ले सकते हो या अपने डेटाबेस से भी ले सकते हो। बहुत सारी चीजों में मतलब ये डेटाबेस को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, राइट। हम इसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि और कहाँ कहाँ पे इसके यूज केसेस हो सकते हैं। तो मेरा इंटेंट ये था कि अगर मैं कल को क्रेडेंशियल प्रोवाइडर भी बनाता हूँ, राइट, जिसमें मैं खुद से यूजर को अपने पर्सनल इनपुट बॉक्स दूंगा फॉर एंटरिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड फॉर द सबमिट बटन टू लॉग इन, राइट। उस टाइम पे अगर मेरा यूजर मेरे गूगल प्रोवाइडर के थ्रू ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है, राइट, अब उसके पास, अब वो ऑलरेडी ऑथेंटिकेट है, राइट, तो उस केस में क्या होगा, यूजर क्या करेगा, यूजर को दोबारा वो नहीं करना पड़ेगा, मेरी साइट पे आके साइन अप नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो वो अपने यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू मेरी साइट को क्रेडेंशियल प्रोवाइडर के थ्रू भी लॉग इन कर सकता है क्योंकि ये ईमेल पहले से ही मेरे डेटाबेस के अंदर पड़ी होगी, तो उसको साइन अप नहीं करना, वो साइन इन कर सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को नेम, ईमेल और इमेज को भी स्टोर करते हैं और साथ में ये प्रोवाइडर और प्रोवाइडर की अकाउंट आईडी को भी हम सेव कर लेंगे, ठीक है। और बाकी हमें कोई इंफॉर्मेशन सेव नहीं करनी है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ये जो नेम, ईमेल और इमेज है, नेम, ईमेल और इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार लिख लेते हैं, नेम, ईमेल, कॉमा, इमेज, राइट, और साथ में हमारा क्या है, नेम, ईमेल, इमेज, प्रोवाइडर और प्रोवाइडर अकाउंट आईडी, ठीक है। प्रोवाइडर अकाउंट आईडी एंड प्रोवाइडर, इन सारी डिटेल को हम सेव करेंगे विद आईडी एज अ ऑटो जनरेटेड आईडी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इन सबको बंद कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी मेस कम करते हैं, ठीक है। और जो हमारी जो मेन फाइल है, जो हमारी route.ts है, जिसके अंदर हम प्रिज्मा को यूज करके, प्रिज्मा क्लाइंट को यूज करके यहाँ पे जो डालने वाले हैं, राइट, प्रिज्मा क्लाइंट को यूज करके हम डेटाबेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ सुपरबेस हम डिटेल को सेव करेंगे, वो वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं सुपरबेस के ऊपर चलते हैं एक बार। साइन इन करें एक बार। ओके, सो ठीक है, कंटिन्यू विद द, ओके, एक काम करते हैं, कंटिन्यू विद द गिटहब कर लेते हैं। Okay, let me put my authentication code over here. Okay, मैंने ऑथराइज कर दिया है सुपरबेस को फॉर द लॉगिन,
एक्चुअली मैंने दूसरे अपने ब्राउजर के अंदर मैंने जो लॉगिन कर रखा है वो मैंने अपने गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करा था समहाउ। ठीक है। सो ऐप वाई टी डी बी मेरा ऑलरेडी बन रखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। चूज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ओके, माई एयरबीएनबी, माई एयरबीएनबी क्लोन। पर्सनल, ओके, प्राइसिंग प्लान 0, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसने क्रिएट कर दिया है। प्रोजेक्ट नेम में मैं एयरबीएनबी क्लोन, ओके, मैं एक काम करता हूँ, एयरबीएनबी वाई टी क्लोन। ठीक है, एयरबीएनबी वाई टी क्लोन हो गया। डेटाबेस पासवर्ड में आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ रखना हो तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे जनरेट पासवर्ड कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके मैं साइड में रख लेता हूँ अपने पास। ठीक है, इसको मैं अपनी यहाँ पे, ये मैंने अपनी एक जगह पे कॉपी करके रख लिया है। मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये पासवर्ड की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी अभी, राइट। ठीक है, तो एक बार ये क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब ये क्रिएट हो चुका हुआ है, राइट, एयरबीएनबी क्लोन। ओके, ठीक है, सर्विस रोल पब्लिक, ये जो भी है यूआरएल जेडब्ल्यूटी सीक्रेट। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। एक काम करते हैं, वापस आते हैं बाहर, एयरबीएनबी क्लोन। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक बन चुका है एयरबीएनबी वाईटी क्लोन। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ है, राइट, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, क्लाइंट लाइब्रेरीज दे रखी हैं। मैं आपको ज़रा एक बार विजिट करा रहा हूँ इसके डैशबोर्ड को, राइट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स दे रखे हुए हैं, सेवलेट कैनवन बोर्ड, नेक्स्ट जेएस रियल टाइम चैट, नेक्स्ट जेएस सब्सक्रिप्शन एंड ऑथ, नेस्ट जेएस, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, राइट। मैं एक बार वापस इसको करता हूँ। ठीक है, वापस जाता हूँ। इसमें गलती करती मैंने, एयरबीएनबी वाईटी क्लोन। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट के बटन पे क्लिक करोगे, ये यूआरएल को कॉपी करोगे, अपनी जो प्रिज्मा आपको एक फाइल बना के देगा, उस आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको दो यूआरएल डालने पड़ते हैं, एक डायरेक्ट यूआरएल और एक डेटाबेस यूआरएल। अगर आप सुपा बेस के साथ काम करते हो, राइट, विद प्रिज्मा, राइट, वहाँ पे आपके दो यूआरएल डलते हैं। ठीक है, तो हम वो वाले यूआरएल्स डालें, इस यूआरएल को डालेंगे वहाँ पे। अब ये नोड जेएस का, राइट, तो हम यूआरएल को उठाएंगे और वहाँ पे डाल देंगे। और बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा, वो वही पासवर्ड है जो अभी मैंने क्रिएट किया था पासवर्ड को, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे चलते हैं प्रिज्मा की साइट पे। ठीक है, प्रिज्मा को मैंने अपने एक सेशन के अंदर कवर कर रखा है। अगर आपको और इन डेप्थ देखना है तो आप उस सेशन को भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज हम इस सेशन के अंदर भी वो सब करके देखेंगे। ठीक है, प्रिज्मा के केस में ऐसा नहीं है कि आपको मेरे पुराने सेशन पे जाके सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे एक बार चलते हैं। ठीक है, क्विक स्टार्ट में इन्होंने क्या बोला हुआ है, मेक डायरेक्टरी प्रिज्मा, ये तो डायरेक्टरी बनाने के लिए बोल रहे हैं। इनिट कर लो, टीएससी इनिट कर लो, ये हमें नहीं करना। एनपीएम इंस्टॉल प्रिज्मा हाइफन हाइफन सेव डेव, ये डेफिनेटली हमें स्टेप करना है, ये सबको ही करना है, राइट, अगर आप प्रिज्मा के साथ काम कर रहे हो, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने हमें सिंपल बता दिया है, npm prisma init कर दो, प्रिज्मा इनिट हाइफन डेटा सोर्स प्रोवाइडर सीक्वेलाइट, हम सीक्वेलाइट नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। मैं डेटाबेस प्रोवाइडर यहाँ नहीं खुद से पास कर रहा हूँ, तो हम डिफॉल्ट देखेंगे कि डिफॉल्ट ये हमें कौन सा डेटा सोर्स प्रोवाइडर देता है, राइट। दिस क्रिएट अ न्यू प्रिज्मा डायरेक्टरी विद योर प्रिज्मा स्कीमा फाइल एंड कॉन्फ़िगर SQLite एज योर डेटाबेस। वी आर नॉट वर्किंग विद द SQLite डायरेक्टरी, वी आर वर्किंग विद द सुपा बेस। तो हम वहां से यूआरएल को कॉपी करेंगे और डेटाबेस यूआरएल पास करेंगे। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि प्रिज्मा हमारा एक ORM होता है। जब भी हम प्रिज्मा को इनिट करते हैं, मतलब जब मैं npx प्रिज्मा इनिट चलाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे ये क्या करेगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्कीमा डॉट प्रिज्मा है, हमारे प्रोजेक्ट में भी एक स्कीमा डॉट प्रिज्मा क्रिएट हो जाएगी। तो एक काम करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी स्कीमा डॉट प्रिज्मा नहीं है, राइट, नो स्कीमा डॉट प्रिज्मा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ npx प्रिज्मा, और मैंने आधी कमांड कॉपी करी है, माई मिस्टेक, एडिट कर दो और एंटर कर दो। अभी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्कीमा डॉट प्रिज्मा बन जानी चाहिए हमारी, राइट। वेट करते हैं, एक बार वॉक थ्रू भी करेंगे जो उन्होंने अभी आपको मॉडल दिखाया था ना,
वो मॉडल कैसे काम कर रहा है, उन्होंने मॉडल में क्या क्या डाल रखा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रिज्मा का फोल्डर बन गया है, फोल्डर के अंदर स्कीमा डॉट प्रिज्मा बन गई है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसने प्रोवाइडर पोस्टग्रेस यूज किया है, पोस्टग्रेस सीक्वल है, राइट। आप चाहते तो वहां पे अपने इसके डेटाबेस डेटा सोर्स को बदल भी सकते थे, डेटा सोर्स प्रोवाइडर सिक्युलेट भी कर सकते थे, हमें नहीं करना है। हम यहाँ पे इन्होंने यूआरएल डाला है, डेटाबेस यूआरएल, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक डायरेक्ट यूआरएल डालेंगे और यूआरएल के अंदर यूआरएल डालेंगे, ठीक है। तो सुपरबेस के केस में आपको 2 यूआरएल डालने पड़ते हैं, क्यों डालने पड़ते हैं उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एक और डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट पे जाने से पहले एक बार देख लेते हैं। अगर आप देखोगे ना, जब भी आप, सबसे पहले हमने क्या किया, npm इंस्टॉल प्रिज्मा चलाया, तो हम 3-4 सेटिंग सिंपल करनी पड़ती है। npm इंस्टॉल प्रिज्मा चलाओ, उसके बाद में npx प्रिज्मा इनिट करो। जैसे ही आप npx प्रिज्मा इनिट करोगे, ये आपके लिए एक स्कीमा डॉट प्रिज्मा की फाइल क्रिएट कर देगा। उस फाइल के अंदर जाओ, अपने सिंपल मॉडल लिखने शुरू कर दो, मॉडल यूजर। अब ये क्या करेगा, ये एक आईडी का कॉलम, ईमेल का कॉलम, नेम का कॉलम और पोस्ट ये क्रिएट कर देगा। अब 1 to many, many to 1 ये सारे रिलेशंस भी आप बना सकते हो, ठीक है, प्रिज्मा के केस में। तो एक क्या हो गया, आपकी ये यूजर की इंफॉर्मेशन उठाओ, डेटाबेस में सेव करो विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मा, ठीक है। ये सिंपली एक ओआरएम है, राइट। तो आपको सिंपल यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट करने हैं और डायरेक्टली जो भी आप यहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हो उसको आप प्रिज्मा डीबी पुश करके पुश भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मैन्युअली जाके डेटाबेस के अंदर सब क्रिएट करना पड़ेगा ना। आप जो भी मॉडल्स यहाँ पे क्रिएट करते हो, आपको एक सिंपल कमांड चलानी है, जो मैं अभी चलाऊंगा, ठीक है। उस कमांड को चलाते ही आपका जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे डेटाबेस में पुश हो जाएंगे। सो दैट इज अ वेरी गुड फीचर, ठीक है। आपको खुद से वहां जाके मैन्युअली क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद में इसने, जैसे इसने तो माइग्रेशन का भी बोला है, आप माइग्रेट भी कर सकते हो, रन अ माइग्रेशन टू क्रिएट योर डेटाबेस टेबल विद द प्रिज्मा माइग्रेट। एट दिस पॉइंट यू हैव अ प्रिज्मा स्कीमा बट नो डेटाबेस येट, रन द फॉलोइंग कमांड इन योर टर्मिनल टू क्रिएट द SQLite डेटाबेस एंड द यूजर एंड द पोस्ट टेबल रिप्रेजेंटेड बाय योर मॉडल। सो सिंपली इसने खुद ही क्लियर कर दिया कि आप माइग्रेट करो और ये आपका यूजर और पोस्ट के टेबल्स वहां पे क्रिएट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर मॉडल्स, राइट। पर मैं इसको नहीं करने वाला, राइट। और यहाँ पे हम अलग कमांड चलाएंगे, डीबी पुश करके हम अपने इन सारे मॉडल्स को पुश करेंगे डेटाबेस के अंदर, जो अभी हम करने वाले हैं। उसके बाद में इसने बताया है कि अगर आपको प्रिज्मा के साथ कुछ प्ले करना है, मतलब लेट्स सपोज अब आपने प्रिज्मा को तो यूज कर लिया, राइट, आपने अपने मॉडल्स भी बना लिए हैं। अब उस मॉडल को बना तो लिया और मॉडल को पुश भी कर दिया, अब उस मॉडल में से डेटा भी तो लेके आओगे, डेटा सेव भी तो करोगे। तो उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार होगा, उसके लिए आप यूज करते हो प्रिज्मा क्लाइंट को। विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मा क्लाइंट यू कैन क्वेरी टू द डेटाबेस टू फेच द डेटा, टू अपडेट द डेटा, टू ऐड द न्यू डेटा। तो वो सारा काम आपका प्रिज्मा क्लाइंट की मदद से होता है, ठीक है। तो हम इसको भी यूज करेंगे प्रिज्मा क्लाइंट को। आपको सिंपल अवेट यूजर डॉट क्रिएट करना होता है और आप इसमें डेटा के अंदर आप अपना डेटा भर के भेज सकते हो। आप इसमें यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के भी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर कोई कंडीशन लगा सकते हो, वेयर दिस इज इक्वल टू दिस, तब मेरा डेटा आ जाए या डेटा सेव कर दो। तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रिज्मा यूजर डॉट फाइंड मैनी करके आप यूजर निकाल सकते हो, राइट। हम भी गेट करके लाएंगे डेटा को, यूजर के डेटा को, और यूजर के डेटा को सेव भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे रिलेशंस भी बनते हैं, राइट। एक्सप्लोर रिलेशन क्वेरीज विद द प्रिज्मा क्लाइंट, राइट। अगर आप देखोगे क्रिएट टाइटल इक्वल टू हेलो वर्ल्ड है, राइट। उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना सिंपल, यहाँ पे गूगल पे चलते हैं, प्रिज्मा विद सुपरबेस, इसका एक आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा था, ठीक है। प्रिज्मा वर्क्स विद द सुपरबेस, ओके। So now we need to go through this some of the article, right? So इसमें अगर आपने आपको बताया हुआ है, जैसे प्रिज्मा क्लाइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, प्रिज्मा माइग्रेट भी एक्सप्लेन कर दिया, प्रिज्मा स्टूडियो एक GUI है जहाँ पे आप अपने एडिट और व्यू कर सकते हो, राइट, अपने डेटाबेस को। बट हम तो डायरेक्टली अब सुपरबेस को ही यूज कर रहे हैं, तो जो मेरा डेटा वहां पे सुपरबेस पे जाएगा, मैं सुपरबेस पे जाके ही अपने डेटा को देख लूंगा। तो मैं अभी प्रिज्मा स्टूडियो को नहीं चला रहा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, गो टू द डैशबोर्ड सेटिंग पेज। इन दिस एग्जांपल वी आर गोइंग टू कनेक्ट वाया द कनेक्शन पूलर। इफ योर नेटवर्क सपोर्ट IPv6 you can connect to the database directly without using the connection pooler. Okay, we will use the pooler both in transaction and the session mode. Transaction mode is used for application queries and session mode is used for running the migration. Okay, database setting पेज पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आप मोड देख रहे हो, दो मोड है हमारे, एक सेशन मोड होता है, एक ट्रांजेक्शन मोड होता है, जैसा कि उसने हमें बता रखा है। ट्रांजेक्शन मोड रिजॉल्व टू IPv4, सेशन मोड यहाँ पे भी ठीक है, यही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे चलते हैं। ओके, टू डू दिस सेट द कनेक्शन मोड टू ट्रांजेक्शन इन द डेटाबेस सेटिंग पेज एंड कॉपी द कनेक्शन स्ट्रिंग एंड अपेंड PG बाउंसर इक्वल टू ट्रू एंड कनेक्शन लिमिट इक्वल टू 1। PG बाउंसर ट्रू डिसेबल प्रिज्मा फ्रॉम जनरेटिंग द प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। दिस इज रिक्वायर्ड। उसने बोला है कि हमें ट्रांजेक्शन के अंदर जाना है, डैशबोर्ड सेटिंग पेज के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करना है और उसके पीछे अपेंड कर देना है पीजी बाउंसर इक्वल टू ट्रू को। ओके, पीजी बाउंसर ट्रू डिसेबल प्रिज्मा फॉर जनरेटिंग द प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। This is required since our connection pooler does not support prepared statement in the transaction mode yet. The connection limit equal to 1 parameter is only required if you are using Prisma from serverless environment. Okay. For more information on these parameters, refer to the troubleshooting section. If your database is a Postgres 14 and above, the transaction connection pooler string will be like this. Okay, जो हमारा transaction string होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं नीचे, थोड़ा देखते हैं इसको। ठीक है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था डेटा सोर्स डीबी, अगर मैं आपको अपने कोड बेस में लेके चलूँ, यहाँ पे भी डेटा सोर्स डीबी, यहाँ पे प्रोवाइडर और यूआरएल डले हुए हैं, ठीक है। यूआरएल के अंदर डेटाबेस का यूआरएल है और डायरेक्ट यूआरएल के अंदर आपका एक यूआरएल होगा, राइट। अब डायरेक्ट यूआरएल क्या होगा, डायरेक्ट यूआरएल के अंदर आपको सेट करना होता है सेट दिस टू द सेशन कनेक्शन पूलर स्ट्रिंग यू कॉपी टू द स्टेप 1 एंड डेटाबेस यूआरएल के अंदर आपका ट्रांजेक्शन का यूआरएल होता है। तो आपको दोनों यूआरएल यहाँ पे सेट और डायरेक्ट यूआरएल डालने पड़ते हैं when you are connecting your Prisma with the Supabase, right। और यहाँ पे ये जो मेरा डेटाबेस यूआरएल होता है, एक बार इसको सर्च कर लेते हैं। ओके, इन द env फाइल ऐड द डेटाबेस यूआरएल, ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है। ओके, कहाँ गई वो इंफॉर्मेशन। ओके, ओके, एक बार सुपरबेस यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। मैंने मोड सेशन सेट कर दिया। ओके, मोड सेशन, ओके, ठीक है। ट्रांजेक्शन मोड, ओके, मोड ट्रांजेक्शन मोड के अंदर, ओके, सेशन मोड, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, सेशन मोड मेरा 5432 पे है, ट्रांजेक्शन मोड मेरा 6543 के ऊपर है, राइट। और यहाँ पे ये वाला इसका यूआरएल है जहाँ पे हमें अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। एक बार दोबारा से यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। To do this, set the connection mode to transaction in the database setting and copy the connection string and append the PG bouncer। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इसको ट्रांजेक्शन वाले को कॉपी कर लेते हैं, VS कोड में चलते हैं, यहाँ पे एक बार डालते हैं इसको, ठीक है। और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसने जो बोला है PG बाउंसर को उठा लेते हैं, PG बाउंसर ट्रू, ट्रू एंड कनेक्शन लिमिट एंड द कनेक्शन प्रिज्मा फ्रॉम अ सर्वरलेस एनवायरनमेंट। ओके, नहीं, ठीक है, सर्वरलेस एनवायरनमेंट, ओके। For more information on these parameters, refer to the troubleshooting section. Connection limit equal to 1 है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ये करके PG बाउंसर डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है, अगर ट्रांजेक्शन सिलेक्ट है, डेटाबेस डिसेबल इफ रिक्वायर्ड फ्रॉम द सर्वरलेस एनवायरनमेंट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पैरामीटर। ओके, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, PG बाउंसर डाल दिया है, DB नेम, ओके। PG बाउंसर इक्वल्स टू ट्रू और कनेक्शन लिमिट इक्वल्स टू 1 भी डाल देते हैं, ठीक है। ओके, और टू गेट द सेशन कनेक्शन पूलर स्ट्रिंग चेंज द पोर्ट टू 5432 इफ योर डेटाबेस इज अ पोस्टग्रेस। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, ये बनाते हैं, ये हमारा सेशन वाला हो गया, ठीक है। और इसमें इसने क्या बोला है, 5432 है, ठीक है, पोर्ट 5432 रहेगा। क्लोनिंग द स्टार्टर प्रोजेक्ट है, ठीक है, पोस्टग्रेस सुपरबेस है, प्रिज्मा सीट, प्रिज्मा फाइल है, प्रिज्मा क्लाइंट भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो भी हम करेंगे। उसके बाद में उसने बोला है कि तुम एक फाइल क्रिएट करो प्रोजेक्ट के अंदर जाके, हम .env की एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने पहले env लोकल क्रिएट करी थी, अब हम यहाँ पे जाके एक नई फाइल क्रिएट करते हैं .env, राइट। अब .env के अंदर, ओके, सो .env मेरे पास ऑलरेडी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, एक बार सर्च कर लेते हैं .env, ठीक है, प्रिज्मा, ठीक है, इसको सेव करके रखते हैं। ये .env है, यहाँ पे मेरा एक डेटाबेस यूआरएल डला हुआ है पोस्टग्रेस का,
ठीक है। ये इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट करी है, ये हमने क्रिएट नहीं करी। जब हमने प्रिज्मा का सेटअप किया ना अभी, राइट, npx प्रिज्मा करके चलाई थी इनिट करके, इसने हमारे लिए ये .env फाइल क्रिएट करी है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से दोनों उठा लेते हैं, ये कॉपी करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे जाके, ठीक है। अब सेट दिस टू ट्रांजेक्शन कनेक्शन पूलर, ओके, ट्रांजेक्शन कनेक्शन पूलर बोला है तो स्कीमा प्रिज्मा से इसको लेते हैं, ठीक है। हमने पासवर्ड ऑलरेडी कॉपी कर लिया था, राइट, पहले मैंने एक जगह पे कॉपी करके रखा हुआ है। कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ जाते हैं, इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसकी हमें अब जरूरत नहीं है, इस डेटाबेस की यूआरएल की। और यहाँ पे ये जो डायरेक्ट यूआरएल है, डायरेक्ट यूआरएल के अंदर हम क्या डालेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ से कट करेंगे, कंट्रोल एक्स, एक मिनट, ENV पे जाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड मैंने पहले से रखा हुआ है, इसको यहाँ पे हम जाके पासवर्ड को डाल देंगे, ब्रैकेट्स हम हटा देंगे, ठीक है। और ये भी हट गया यहाँ से, योर पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे, अच्छा ठीक है, एक काम हमें और करना पड़ेगा, ये जो है ना, मैं यहाँ से सेशन के केस में ना, ओके, मैं यहीं से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, क्योंकि बीच में ना कुछ कुछ हमें डालना पड़ेगा, वरना यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैं ये वाला जो यूआरएल है ना, मैं यहाँ पे इसको डालूंगा, और ये वाला जो मेरा पासवर्ड है M4 करके, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे हम डाल देंगे, कहाँ गया, ठीक है। तो हमने, अच्छा ठीक है, मेरे को फॉर्मेट नहीं करना इसको, हमने अपना डेटाबेस यूआरएल जो कि ट्रांजेक्शन के साथ है, जो डायरेक्ट यूआरएल है वो सेशन वाला हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है, स्कीमा डॉट प्रिज्मा में जाना है, राइट, जैसे कि इसने बोला था यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर, आपको यहाँ पे ENV के अंदर ये कॉपी पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, यूआरएल के अंदर यहाँ पे आप अपना ये वाली इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में उसने क्या बोला है, सिंपल जनरेट क्लाइंट है, ठीक है, हमारा ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है जनरेट क्लाइंट करके। सिंपल आप क्या कर सकते हो, एक मॉडल उठा लो, यहाँ पे मॉडल यूआरएल, ठीक है। जैसे मेरा मॉडल, मैं, हमें भी अपना यूजर का मॉडल क्रिएट करना है, राइट, हमें कुछ पोस्ट तो चाहिए नहीं, राइट, मुझे पोस्ट नहीं चाहिए तो मैं नहीं ले रहा। ईमेल मेरी यूनिक होगी, ईमेल मेरी इसलिए यूनिक होगी, द रीजन इज लाइक कि मैं, अब मेरा एक यूजर है, ठीक है, उसने मेरी एप्लीकेशन को साइन अप कर लिया, राइट, उसने साइन अप किया एक ईमेल के थ्रू, राइट। अब मैंने उस ईमेल के रिकॉर्ड, वंस यूजर साइन अप थ्रू द गूगल प्रोवाइडर, अब मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने उस ईमेल को उठाया, अपने सुपरबेस के डेटाबेस में रख दिया, राइट। अब नेक्स्ट टाइम अगर यूजर सेम ईमेल के साथ आएगा तो मैं रिकॉर्ड को थोड़ी दोबारा सेव करूंगा, राइट। तो हमने उसको यूनिक बोल दिया, राइट। हम अगर मेरा वही यूजर किसी दूसरी ईमेल के साथ आता है तो डेफिनेटली हम रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे, उसके ऊपर तो हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, राइट, अनटिल अनलेस हम कोई फोन नंबर या कुछ अदर वेज के थ्रू उसको रोक नहीं रहे, स्टॉप नहीं कर रहे। बट यस, हम ईमेल की डुप्लीकेसी नहीं कर सकते कि एक यूजर के रिकॉर्ड हम ईमेल वाइज मल्टीपल बना रहे हैं, मतलब आज उसने लॉगिन किया गूगल प्रोवाइडर के थ्रू, ईमेल उसकी सेम थी तो उसको लॉगिन करा दिया, कल उसी ईमेल के थ्रू उसने फेसबुक के थ्रू लॉगिन किया तो उसकी फिर एक नई रो की एंट्री करा दी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो रो हमेशा एक रहेगी, उसमें जो प्रोवाइडर होगा वो बदलता रहेगा, आज गूगल प्रोवाइडर के थ्रू है, कल फेसबुक के थ्रू है, उसके बाद में गिटहब के थ्रू है, तो प्रोवाइडर नेम बदल जाएगा बट रो एक ही सुपरबेस के डेटाबेस में रहेगी। इसको हमें मेक श्योर करना है, वो हम ईमेल के थ्रू करेंगे। अब एक काम करते हैं, हमारी जो जहाँ पे हमने अपने कोड लिखा था, अपने डेटा जहाँ पे हमने आईडी नेम ईमेल, वो हमने कहाँ पे लिखी थी, route.ts के अंदर चलते हैं एक बार, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेव करानी है ना, राइट, नेम हो गया, ईमेल हो गई, इमेज हो गया हमारी, राइट, इमेज स्ट्रिंग, इसको भी मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ, राइट, प्रोवाइडर, हमें पता नहीं है कई यूजर अगर हमारी इमेज उनके पास ना हो, राइट, उनके हमें उस जीमेल के अकाउंट से ना आए, जो हमें सेशन के अंदर डेटा आ रहा है उसमें ना आए, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग, इसमें भी मैं, इसको भी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, और जो मेरी प्रोवाइडर अकाउंट आईडी है उसको भी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शनल। और ये जो हमारी आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, हम खुद से कोई आईडी नहीं, ना तो खुद डालेंगे ना यूजर से ऐड कराएंगे, ठीक है। और ना ही मैं ये यहाँ पे वो वाली आईडी सेव कर रहा हूँ जो आईडी मुझे गूगल के थ्रू आ रही है, राइट, हमने अभी कंसोल करा के देखा था ना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को,
एक बार देखूँ अगर लॉग्स हैं तो हम रिविजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये जो प्रोवाइडर आईडी, हम इस आईडी को, इस प्रोवाइडर को, इमेज को, ईमेल को और नेम को सेव करेंगे। आईडी जो मेरी होगी वो मेरी ऑटो जनरेट होगी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा यूजर का मॉडल बन गया है। तो अब यहाँ पे अगर मैं चलूँ अपने यूआरएल के अंदर, अपनी ईएनवी के अंदर चलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पोस्टग्रेस है, पीजी बाउंसर है, ठीक है। ठीक है, हमने अपना डेटाबेस और डायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे डाल दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और अगर मैं एक बार होम पे चलूँ, ठीक है, पेज वाईटी, ओके, मैं सुपाबेस के डैशबोर्ड पे चलता हूँ, प्रोजेक्ट्स के अंदर चलता हूँ। ठीक है, हमारे दो प्रोजेक्ट्स बन रखे हैं यहाँ पे। एयरबीएनबी वाईटी में चलते हैं, जो हमने अभी क्रिएट किया था। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये वाला कनेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी प्रिज्मा पे चलते हैं। यहाँ पे प्रिज्मा की साइट पे, यहाँ पे एक मिनट, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, रिलेशनल डेटाबेस, हम मोंगो के साथ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसने ये भी बोला था हमें एक और क्लाइंट भी चाहिए होगा, हम इसको भी कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था, टू गेट स्टार्टेड विद द प्रिज्मा क्लाइंट यू नीड टू इंस्टॉल इट। द इंस्टॉल कमांड इन्वॉक्स प्रिज्मा जनरेट फॉर यू विच रीड्स योर प्रिज्मा स्कीमा एंड जनरेट द वर्जन ऑफ प्रिज्मा क्लाइंट दैट इज टेलर्ड टू योर मॉडल्स। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिज्मा क्लाइंट को यूज करके हम अपने डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये इन्वोक करेगा प्रिज्मा जनरेट को, विच रीड्स योर प्रिज्मा स्कीमा, जो मेरे स्कीमा के अंदर जो मैंने अभी मॉडल यूजर का क्रिएट किया है उसको रीड करेगा, जनरेट करेगा वर्जन ऑफ प्रिज्मा क्लाइंट दैट इज टेलर्ड टू योर मॉडल। सो हमारे मॉडल उसके बेस पे हम अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेरिंग द डेटाबेस, आगे चल जाते हैं हम। यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पैकेज को एक बार, सिंपल है, npm इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद में आप क्वेरी कर सकते हो। क्वेरी करने के लिए आपको प्रिज्मा क्लाइंट को यूज करना है, न्यू प्रिज्मा क्लाइंट करके। तो दो तरीके हैं, या तो मैं क्वेरी करने के लिए मैं सिंपल न्यू प्रिज्मा क्लाइंट करके क्वेरी कर लूँ, या मैं एक काम कर लूँ, एक ग्लोबल फाइल बना के रख दूँ, उसमें एक फाइल बना लूँ, मतलब कि अलग, जो हम वैसे भी हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन होती हैं, वहाँ पे ऐसे थोड़ी मैं हर फाइल में जाके न्यू प्रिज्मा क्लाइंट करूँगा फॉर डेवलपमेंट पर्पज, तो डेफिनेटली नॉट। बिकॉज अगर जो मेरा नेक्स्ट जेस है, मैं कोई भी चेंज करता हूँ वो ऑटोमेटिकली रीलोड करता है, एचएमआर चलता है वहाँ पे, राइट। तो मैं बार बार कनेक्शन थोड़ी न्यू प्रिज्मा क्लाइंट करके क्लाइंट को बार बार थोड़ी क्रिएट करूंगा, ठीक है। एक बार क्रिएट करूंगा, ग्लोबल के अंदर सेट करेंगे, अगर ग्लोबल के अंदर पड़ा है तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा, बार बार क्रिएट नहीं करेंगे। बट प्रोडक्शन के केस में हर बार न्यू प्रिज्मा क्लाइंट होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई एचएमआर थोड़ी है, एक बार बन जाएगा तो ठीक है, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। अब हमें क्या करना था, एक कमांड जो अभी रह रही है, जो मैंने अभी आपको नहीं बताई है, एक बार सर्च कर लेता हूँ, प्रिज्मा डीबी पुश करके मुझे मिल जाए एक बार कमांड वो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम जब मैं प्रिज्मा डीबी पुश करूंगा तो कैसे जो मैंने डेटाबेस अपनी ईएनवी फाइल के अंदर यूआरएल पास किया है वहां पे जाके ये मेरा टेबल बना देगा, राइट। उस मॉडल के बेस पे ये मेरी फील्ड्स भी बना देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पुश नहीं मिली मुझे कमांड, Prisma DB push. Okay, client push value to the end of the list of composite time deployed to Heroku. Okay, DB push. Okay, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमें मिल जाए कुछ। ओके, हाँ ठीक है। ओके, सो इसने बताया डिस्प्ले द जनरेटेड prisma डॉट स्कीमा फाइल इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फाइल सिस्टम। ओके, db push command pushes the state of your prisma schema file to the database without using migration. It create the databases if the database does not exist. तो अभी तो मेरे सुपाबेस के अंदर नहीं है मेरा वो वाला जो मॉडल मैं आपको अभी दिखा रहा था, राइट, उसके बेस पे कोई भी डेटाबेस। बिफोर यूजिंग द db push command you must define a valid data source within. तो आपको वैलिड डेटा सोर्स पास करना है, हमारे तो वैलिड है ही, हमने तो env फाइल से में वो डायरेक्ट और डेटाबेस यूआरएल डाल दिए हैं। वो जो डेटाबेस का यूआरएल है वो किसका है, वो सुपाबेस का यूआरएल है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सुपाबेस के डैशबोर्ड के ऊपर हमारा वो बन जाना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, प्रिज्मा डीबी पुश को एक बार यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, प्रिज्मा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ, ओके, द नेम ऑफ द कमांड फाइल, स्क्रिप्ट फाइल और द, ओके ठीक है, प्रिज्मा डीबी पुश ऐसे नहीं चलेगा, npx करना पड़ेगा,
npx prisma db push। एक बार देखते हैं हम सुपरबेस किस पे जाके देखेंगे, एयरबीएनबी पे। एक बार देख लें ये कैसे हमारा डेटा को कैसे हमारा ये जो मॉडल है उस मॉडल के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे सुपरबेस में जाके क्रिएट करता है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, द डेटाबेस नाउ सिंक विद योर प्रिज्मा स्कीमा। डेटाबेस हमारा सिंक हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं सुपरबेस के अंदर, पेज को करते हैं एक बार रीलोड। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप, ओके, टेबल एडिटर में चलते हैं। ठीक है, टेबल एडिटर में जाके हमें वो दिखना चाहिए हमारा। ओके, आप देख सकते हो टेबल एडिटर के अंदर मुझे मेरा यूजर दिख रहा है, राइट। यूजर का मतलब जो हमने मॉडल के अंदर डिफाइन किया था वो आ चुका है, स्कीमा, आईडी, ईमेल, नेम, इमेज, प्रोवाइडर अकाउंट आईडी। आप चाहो तो अगर आप कुछ भी स्कीमा फाइल के अंदर चेंज करते हो, राइट, अगर आपको अब आप बोलते हो कि नहीं यार मेरे को तो एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस करनी है, आप नई फील्ड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद में आपको दोबारा से npx prisma db पुश करना पड़ेगा, तो उसके बेस पे आपका डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। तो अभी तक हमने प्रिज्मा में क्या सीखा है, हमने प्रिज्मा को आपके प्रोजेक्ट में कैसे आप प्रिज्मा को स्टार्ट कर सकते हो, हमें प्रिज्मा को इंस्टॉल करना पड़ता है, हमें प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद में हमें प्रिज्मा डीबी पुश के बेस पे हम डेटाबेस में अपने मॉडल्स जो हमने स्कीमा डॉट प्रिज्मा के अंदर क्रिएट किए होते हैं उनको पुश करना पड़ता है टू मेक द सिंकिंग between your database and Prisma which is inside your application, or with the help of Prisma client, as we earlier discussed, you can make query to get the data, push the data, receive the data, get, put, post, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करते हो या क्लॉजेस डेटाबेस के अंदर यूज करते हो वो आप यूज करते हो प्रिज्मा क्लाइंट की मदद से। ठीक है, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है कि हमारा प्रिज्मा कैसे सेटअप होता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम जल्दी से काम करते हैं, अपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर चलते हैं, साइन इन कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है उस सारी इन्फॉर्मेशन को उठा के मैं डाल देता हूँ कहाँ पे, अपने सुपरबेस के अंदर। सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है और एक मिनट एक काम करते हैं। ठीक है, काम कर सकते हैं उससे पहले ना मैं एक लिब, यहाँ पे ये मेरा कंपोनेंट्स है, राइट, ये मेरा लिब का फोल्डर है, राइट। इस लिब के फोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ। ठीक है, कनेक्ट टू प्रिज्मा, नहीं, कनेक्ट टू डीबी, कनेक्ट डीबी कनेक्ट करके बना देते हैं, डीबी कनेक्ट करके फाइल बना देते हैं यहाँ पे। सो हमारी db connect डॉट ts क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर अब हम कोड लिख देते हैं, इंपोर्ट राइट प्रिज्मा क्लाइंट फ्रॉम प्रिज्मा क्लाइंट से ले लेते हैं, राइट, @prisma राइट स्लैश क्लाइंट, राइट। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, राइट। अब थोड़ा सा, इफ अगर मेरा प्रोडक्शन का मोड है, राइट, नोड env मेरा प्रोडक्शन है, प्रोसेस डॉट env डॉट नोड env अगर हमारा प्रोडक्शन है तो उस केस में तो हम क्या करेंगे, न्यू ऑफ प्रिज्मा क्लाइंट करेंगे, राइट। प्रोसेस डॉट env डॉट नोड अंडरस्कोर env ट्रिपल इक्वल्स टू प्रोडक्शन है। ठीक है, उस केस में तो क्या कर, प्रिज्मा इज इक्वल्स टू लेट प्रिज्मा इज इक्वल्स टू प्रिज्मा कॉलन प्रिज्मा क्लाइंट कर देते हैं। प्रिज्मा इज इक्वल टू क्या कर दें, न्यू ऑफ प्रिज्मा क्लाइंट कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने भी ऐसे किया होगा, राइट, न्यू ऑफ प्रिज्मा क्लाइंट। एल्स है तो क्या कर दें, यहाँ पे ग्लोबल के अंदर से चेक करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ग्लोबल विद प्रिज्मा। ठीक है, आप क्या करेंगे, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल एज टाइप ऑफ ग्लोबल, क्या हो गया, इसको ऑटो कंप्लीट को ग्लोबल दिस, ओके, एंड चेक कर लेते हैं सिंटैक्टिकली करेक्ट है कि नहीं है। प्रिज्मा क्लाइंट, इसके ऑटो कंप्लीट का कुछ हो गया है सिस्टम के बाद, एक बार लिख लेते हैं हम करना क्या चाहते हैं, फिर बाद में चेक करेंगे। ठीक है, इफ
not of Prisma client, Prisma with global with Prisma dot Prisma, then तो क्या कर दे, Prisma is equal to global dot Prisma is equal to new of Prisma client, और Prisma is equals to कर दे global with Prisma dot Prisma and export default कर दे यहाँ से ULT default Prisma, ठीक है, सेमीकोलन। चेक कर लेते हैं एक बार ये सही है। सिस्टम इज रनिंग वेरी स्लो। बंद करते हैं इसको एक बार, टीवी कनेक्ट। ओके, नो वरीज। टाइप ऑफ ग्लोबल दिस, ग्लोबल दिस, ठीक है। एक बार चेक करते हैं डेटा को ना सेव करके, अगर डेटा सही से सेव हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो इसको रिविजिट कर लेंगे कहीं यहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ग्लोबल एज अ टाइप ऑफ ग्लोबल दिस एंड द प्रिज्मा क्लाइंट। हम सिंपली ये करना चाह रहे हैं कि प्रोसेस डॉट env अगर मेरा इन्वायरमेंट मेरा प्रोडक्शन है तो तू क्रिएट कर इंस्टेंस को, अदरवाइज क्योंकि हम बार बार कोड को सेव करते हैं, HMR चलता है, तो मैं नहीं चाहता बार बार मेरा यहाँ पे मैं न्यू ऑफ प्रिज्मा क्लाइंट करूँ, राइट। तो हमने क्या कर दिया, अगर ग्लोबल प्रिज्मा के अंदर नहीं है तो कर, अदरवाइज ग्लोबल विद प्रिज्मा से ही प्रिज्मा को निकाल और प्रिज्मा मेरे को दे दे, राइट, ताकि मैं अपनी क्वेरी परफॉर्म कर सकूँ। तो सिंपल एक काम करते हैं, राउट डॉट टीएस में चलते हैं, यहाँ पे अपनी क्वेरी लिख देते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अगर सेव हो गया सक्सेसफुली तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम उस फाइल को एक बार रिविजिट कर लेंगे, ठीक है। ले लेंगे नया पीसी। कॉन्स्ट यूजर डेटा इज इक्वल्स टू अवेट प्रिज्मा डॉट, अब दे दियो भाई, कोई हेल्प नहीं दे रहा है ऑटो कंप्लीट की। इंपोर्ट प्रिज्मा। अभी तो मैंने अपना को पायलट भी बंद करके रखा हुआ है इस पे, अगर मैं अपना को पायलट चला दूंगा फिर तो ये रो ही देगा बिल्कुल। पुट प्रिज्मा फ्रॉम, कहाँ से, क्या कर रहा है ये, स्लैश लिब स्लैश db कनेक्ट। सारी फाइल्स को ना एक बार बंद कर देता हूँ, कुछ दिक्कत है सिस्टम में ना। ठीक है यार, खुद ही लिख देते हैं स्कीमा डॉट प्रिज्मा, ठीक है। यूज़र हमारे मॉडल का नाम है, आइडली मुझे प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट क्रिएट करना है, राइट। यहाँ पे मुझे डेटा कॉलम क्या करना है, यहाँ पे मुझे यूज़र डेटा भेजना है, राइट। कॉन्स्ट यूज़र डेटा इज इक्वल्स टू क्या क्या डेटा मैं सेव करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से उठा लूँगा, आईडी, ईमेल, नेम, इमेज। ओके नहीं, आईडी तो मैं सेव नहीं करूँगा, ईमेल, इमेज, और क्या था, ईमेल, नेम, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर अकाउंट आईडी, नेम, प्रोवाइडर अकाउंट आईडी, राइट, मे बी, ठीक है। रियली सॉरी फॉर दैट, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, सो अभी ऑटो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑटो कंप्लीट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वी कैन राइट द कोड बाय आवरसेल्फ, ठीक है। सो यूज़र से हमें ईमेल मिल जाएगी, राइट। एक काम करते हैं ना, कॉन्स्ट लिखते हैं अभी, कॉन्स्ट यूज़र, यहाँ पे ईमेल, इमेज और नेम, ईमेल, इमेज और नेम, राइट, हमें यूज़र से मिल जाएगा ईमेल, इमेज, नेम, और ये जो अकाउंट से हमें कॉन्स्ट प्रोवाइडर, और हमें मिल जाएगा प्रोवाइडर अकाउंट आईडी,
यहाँ पे डाल देते हैं प्रोवाइडर, यहाँ पे डाल देते हैं प्रोवाइडर अकाउंट आईडी। अच्छा, आपको ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी डाल देते ईमेल नेम, ये हमें कॉलन करके डालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ये यूज़र उठाया और यहाँ पे डाला, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एरर कॉलन एनी। ओके, आई डिड सम मिस्टेक। मैं चाहता तो हम चाहते तो यहाँ पे एक अलग से वो भी क्रिएट कर सकते थे, अपना एक सर्वर एक्शन बनाते, उस सर्वर एक्शन के अंदर से डिटेल को सेव करते, बट मैंने यहीं पे डाल दिया साइन इन के अंदर ही। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसको एक बार चला लेते हैं, फिर उसके बाद में एक क्रिएट यूजर करके एक सर्वर एक्शन बनाएंगे। उससे आपको ये भी ध्यान आ जाएगा कि हम सर्वर एक्शंस कैसे बनाते हैं नेक्स्ट 14 के केस में। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इसको ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, डन कर देते हैं। अभी एक काम करते हैं, कंसोल करा देते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न ट्रू है। हमें ये चीज़ यहाँ नहीं करनी, हम सिंपली यहाँ पे ना एक सर्वर एक्शन ट्रिगर करेंगे, जो सर्वर एक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी इसको चला के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, क्या कह रहा है? गॉट इमेज, गॉट इमेज। ओके, एक्सपेक्टेड कुछ गड़बड़ की है मैंने, लगता है। अच्छा ठीक है, ईमेल, इमेज, नेम, ठीक है, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर अकाउंट आईडी। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? You cannot reassign user. Okay, I did mistake. It should be a user data. ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं info। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यूज़र ले लिया। ठीक है, रिफ्रेश कर दी ना भाई। अभी के लिए अगर हम देखें यहाँ पे सुपर बेस में जाके एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। ठीक है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक बार इसको साइन आउट करते हैं। ठीक है, साइन इन तो तभी कॉल होगा ना मेरा, जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब कोई एरर ना आए बस। ठीक है, साइन इन हो चुका हूँ मैं। एक बार सुपरबेस में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। देखते हैं अगर इसने मेरी सक्सेसफुल इन्फॉर्मेशन सेव करी है कि नहीं करी है। राइट, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार ऐप के फोल्डर में चलते हैं, वहां पे एक एक्शंस का फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक्शंस के फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक सर्वर एक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको अगर सर्वर एक्शंस के बारे में नहीं पता है, तो सर्वर एक्शन नेक्स्ट 14 में आए थे। ठीक है, उसका इंटेंट ये है कि आपको एपीआई के फोल्डर के अंदर अब राउट बनाने की जरूरत नहीं है, एपीआई राउट। आप डायरेक्टली एक्शंस में जाओ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करो। मतलब मैं तो यहाँ पे क्रिएट यूजर करने वाला हूँ, तो क्रिएट यूजर के नाम से बना रहा हूँ। अगर आप कोई और डेटा सेव कर रहे हो या आप मल्टीपल एक्शंस बना सकते हो। ठीक है, मैं क्रिएट यूजर डॉट टीएस एक बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल फंक्शन लिखूंगा, बट टू ट्रीट इट लाइक एज अ सर्वर एक्शन व्हाट यू नीड टू डू इज यूज सर्वर। आपको एक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यूज सर्वर को यूज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाऊंगा, असिंक फंक्शन क्रिएट यूजर। राइट, कुछ भी फैंसी नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है हमारा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो मेरा क्रिएट यूजर है, ठीक है,
इस क्रिएट यूजर के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी route.ts के अंदर हमने कोड लिखा था, मैं इस ट्राई और कैच को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मूव कर देता हूँ, ठीक है। अवेट प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यूजर डेटा आ जाएगा, ठीक है। यूजर डेटा हम कहाँ से लेके आएंगे, यूजर डेटा हम लेके आएंगे यहाँ से, ठीक है। अब यूजर डेटा किस टाइप का होगा, ये यूजर की टाइप का होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी के लिए एनी कर देते हैं, फिर इसको टाइप दे देंगे, एक बार सेव करके देख लेते हैं जल्दी से डेटा को, ठीक है। और यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा मैसेज कॉलन सक्सेसफुली सेव्ड और कॉमा और डेटा, ठीक है। और रिटर्न में ये क्या कर देगा, रिटर्न अगर ये फेल हो गया तो मैसेज कर देगा फेल टू सेव, फेल टू क्रिएट यूजर और साथ में एरर, राइट। एरर में ऐसे एरर, राइट। अब ये यूजर डेटा को हम यहाँ पे भेज देंगे, सक्सेसफुली सेव करा देंगे, ठीक है। एनी कर दिया है हमने। अच्छा, हमें प्रिज्मा को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट प्रिज्मा फ्रॉम, कहाँ से, डॉट डॉट स्लैश, राइट, स्लैश लिब स्लैश, ओके, db connect, right। ओके, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, अब प्रिज्मा का इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। फंक्शन क्रिएट कर दिया है। एक काम करते हैं, route.ts में चलते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, सिंपल सा एक काम करते हैं, अवेट लगाते हैं यहाँ पे, इफ ईमेल है, ठीक है, क्योंकि ईमेल का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये चेक लगा रहा हूँ यहाँ पे। अवेट करते हैं क्रिएट यूज़र को, ठीक है। और क्रिएट यूज़र के अंदर हम क्या भेज देते हैं, अपने यूज़र के डेटा को। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो क्रिएट यूज़र है इसको एक्सपोर्ट, ओके, और सिंक फंक्शन क्रिएट यूज़र कर दिया, सिंक, ओके, मैंने ये कर दिया है, और सिंक फंक्शन, ठीक है, क्रिएट यूज़र, ठीक है। हम करता हूँ ना, अभी के लिए इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। import create user from, कहाँ से, प्रिज्मा का अब यूज़ है यहाँ पे, ओके। प्रिज्मा का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। हमने प्रिज्मा को यहाँ से हटा दिया है, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र हमने कहाँ पे क्रिएट, मैं यहाँ पे कहाँ पे बैठा हूँ, राउट के अंदर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश लिब के अंदर db कनेक्ट है, राइट। और मेरा ठीक है, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा एक्शंस के अंदर, राइट, एक्शंस स्लैश क्रिएट यूज़र, ओके। ओके, कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट। एक बार yarn dev चला लेते हैं दोबारा से, टेस्ट करते हैं कि सुपरबेस के अंदर हमारा यूज़र का डेटा सक्सेसफुली सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आई हैव चेक्ड माई द क्रोम इज
actually slowing down my system. So I'm using Chrome over here. So multiple tabs are open. So I have just cross verified it on Task Manager. So I need to restart my system to make it work. So that's why the nothing is working on my system as of now. बट नो वरीज, हम एक बार डेटाबेस में इसको सेव कर लेते हैं सेशन को. बाद में मैं एक बार रीस्टार्ट करता हूँ सिस्टम को. ठीक है, टेस्ट करते हैं. ठीक है, रिफ्रेश करते हैं. सूपा बेस में भी चेक कर लेते हैं एक बार. ठीक है, अभी कंपाइलिंग हो रही है, वेट करते हैं. ओके, काम करते हैं, यहाँ पे साइन इन करते हैं. राइट, ठीक है. अभी कोई एक्सेप्शन नहीं आई, कोई एरर नहीं आया. ठीक है, एक काम करते हैं ना, सुपरबेस में चलते हैं और देखते हैं. So we have successfully saved the data into the database. After user will be logged in, तो ये डेटाबेस में डेटा आ जाएगा. तो एक काम करते हैं, अब ये ऑलरेडी डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है, तो चेक करते हैं कि अगर मैं दोबारा से यूजर को लॉग इन करता हूँ तो क्या वो मेरा डेटा सेव करता है. दोबारा से वो नहीं सेव करेगा. एक काम करते हैं, क्योंकि हमने वहां पे क्या लगा रखा है, ईमेल को यूनिक. कहाँ पे लगाया हमने ईमेल को यूनिक? अगर मैं अपने VS कोड में आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे जो हमारी स्कीमा डॉट है ना, स्कीमा डॉट प्रिज्मा फाइल, स्कीमा डॉट प्रिज्मा फाइल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ईमेल यूनिक है. तो एक काम करते हैं ना, एक बार लॉग आउट करते हैं और दोबारा से इसको लॉग इन करके देखते हैं. ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मेरी सुपरबेस के अंदर एंट्री पड़ी हुई है यहाँ पे. ठीक है, मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा इस बार और दोबारा से सेव करने की कोशिश करूंगा. सेम ईमेल के थ्रू मैं लॉग इन करूंगा अपनी ऐप को, बट नई एंट्री नहीं आएगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लॉग इन करता हूँ. अब देखोगे यहाँ पे इमेज आती है. ठीक है, मैं लॉगिन हो चुका हूँ. अब यहाँ पे 2 एंट्रीज नहीं आनी चाहिए. मैं रिफ्रेश करूंगा, एक ही एंट्री रहनी चाहिए. सो उससे हमारा ये कॉन्सेप्ट भी ठीक हो जाएगा कि हाँ वो यूनिक है, ईमेल आईडी यूनिक है, इसलिए उसने मेरे 2 रिकॉर्ड नहीं यहाँ पे क्रिएट करे. अदरवाइज क्या होता, मैं मल्टीपल टाइम साइन इन करता तो वो हर बार मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करता हुआ चला जाता. तो ठीक है, हमने अभी तक ये भी करके देख लिया है कि जब मेरा यूजर एक बार लॉगिन हो जाएगा, हम कैसे प्रिज्मा के थ्रू प्रिज्मा को कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे और उसके बेस में कैसे सुगा बेस के डेटाबेस के अंदर जाके हम अपने डेटा को सेव करेंगे. अब हम नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे इन फिल्टर के क्लिक के ऊपर हम ऊपर क्वेरी में डालेंगे, अपना क्वेरी स्ट्रिंग बनाएंगे जिसके बेस में हमारे रिकॉर्ड्स फिल्टर होंगे. हम इस सेशन के अंदर अपना ये वाला काम कर लेंगे कि क्लिक के ऊपर मेरे ऊपर फिल्टर आ जाए, बट जो फिल्ट्रेशन का एक्चुअल प्रोसेस है वो हम डे 3 पे करेंगे. ठीक है, सो एक बार VS कोड के अंदर चलते हैं. ठीक है, इस कैटेगरी फिल्टर को डिजाइन कर लेते हैं. ठीक है, सो द इंटेंट ये है कि जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा रूम्स के ऊपर, तो मेरी URL के अंदर एक क्वेरी स्ट्रिंग आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क फिल्टर इज इक्वल टू लग्जरी. इफ आई एम क्लिकिंग ऑन लग्जरी कैटेगरी, अगर मैं डेजर्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो डेजर्ट का फिल्टर आ जाएगा. ठीक है, डे 3 के अंदर हम ये करेंगे कि ये जितने भी मेरे हम एयरबीएनबी और होम करेंगे उसके अंदर क्या होगा, आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हो. ठीक है, उस टाइम पे ये जितने भी आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ये सारी डेटाबेस के अंदर चली जाएगी. ये कैटेगरीज भी डेटाबेस के अंदर चली जाएंगी. कैटेगरी के क्लिक के ऊपर आप अपना एयरबीएनबी और होम कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हो. ठीक है, उस वहां पे हमारी मैप की इंटीग्रेशन भी होगी. तो डे 3 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो स्टे विद मी फॉर द डे 3. अभी ये काम करते हैं, जल्दी से इसके क्लिक के ऊपर URL के अंदर फिल्टर ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें कोड में जाना पड़ेगा. ठीक है, कोड में हमें, ये हमारी header.tsx फाइल है. ठीक है, header.tsx के अंदर ही हमने क्या किया था, ये कार्ड कंटेंट बनाया था. राइट, तो एक काम करते हैं, Ctrl+X करते हैं, यहाँ पे एक लिंक टैग डालते हैं. राइट, लिंक क्या है, लिंक हमें मिलेगा नेक्स्ट लिंक से. राइट, नेक्स्ट स्लैश लिंक से. राइट,
काम करते हैं। ओके सो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? ओके href इज मिसिंग है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे href क्या है, href के अंदर क्या एक्सपेक्ट करता है एक बार देख लेते हैं। href के अंदर url, ओके url किस तरह का होना चाहिए, ठीक है url ऑब्जेक्ट। ओके url ऑब्जेक्ट के अंदर हमसे क्या मांग रहा है, href दे दो और साथ में क्या दे दो, यहाँ पे क्वेरी, ठीक है। इसमें अभी चेंज होगा आने वाले सेशंस के अंदर, क्योंकि अभी तो मैं हार्ड कोड सिर्फ इसमें टाइटल पास करूंगा, हार्ड कोड नहीं, जो भी मैं लूप करके जिस कैटेगरी पे मैं क्लिक कर रहा हूं उसका टाइटल पास कर देंगे। बट मे बी डे 3 के अंदर जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम एक आईडी, यूनिक आईडी जनरेट कर देंगे कि यूआरएल के अंदर आईडी जाएगी, ठीक है, ये टेक्स्ट नहीं जाएगा कैटेगरी का, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे href इज इक्वल्स टू, इसको कर देते हैं href कॉलन, सॉरी ये काम करते हैं कामा, ठीक है, क्वेरी कॉलन फिल्टर कॉलन, यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे हम आइटम डॉट नेम, राइट डॉट नेम। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार। तब होना क्या चाहिए आइडली कि मैं इन कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो ऊपर मेरा फिल्टर लग जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज स्टार्ट विद द आइलैंड, ओके ट्री हाउस, ओके ठीक है, ओके अच्छा कुछ प्रॉब्लम है लगी तो है, ठीक है, एक बार चेक करते हैं कोड बेस में। फॉर्म्स पे क्लिक करें, ठीक है, फिल्टर इक्वल्स टू ब्लैंक, अच्छा ठीक है, मैंने जल्दी से मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। आइटम डॉट नेम, ओके आइटम डॉट टाइटल है, यहाँ पे नेम नहीं है, ठीक है, ओके रिफ्रेश करते हैं एक बार, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये सारा यूआरएल हम मैनेज करेंगे डे 3 के अंदर, जब हम पूरा एयरबीएनबी और होम डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। उस केस में हम ये यहाँ पे कोई कैटेगरी आईडी रखेंगे, आईडी के क्लिक के ऊपर यूआरएल में आईडी जाएगी और उस आईडी के बेस पे फिर मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे, उसका भी एक सर्वर एक्शन, एक एपीआई बनाएंगे, ठीक है, जो सुपर बेस से हमें डेटा लाके देगा, ठीक है। सो मैं अब रूम्स पे क्लिक करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि हमारा फिल्टर इज इक्वल टू रूम्स हो चुका है। अब मैं ट्री हाउस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फिल्टर इज इक्वल टू ट्री हाउस हो गया। फॉर्म्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फिल्टर इक्वल टू फॉर्म्स हो गया, ठीक है। अब हमारा ये तो चीजें चल गई हैं। हम ये जो वैलिडेशन है ना, ये बाद में भी कर लेंगे कि जब आप इस पेज पे डिफॉल्ट लैंड करते हो तो आपका हिस्टोरिकल होम्स दिखता है, और उसके बाद में जब आप क्लिक करते जाते हो तो आपको ये इसके कलर चेंज हो जाते हैं, वो सारा डे 3 में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज का जो मेनली सेशन था वो बेसिकली तो ऑथेंटिकेशन के ऊपर था, ठीक है। जो भी यूजर ऑथेंटिकेट हो जाता है, अब वो ऑथेंटिकेट होने के बाद जो उसकी प्रोफाइल का डेटा होता है उसको डेटाबेस में सेव करना है विद उसकी प्रोवाइडर आईडी के साथ, राइट, जो हमने अभी करके देखा था। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इन इमेजेस को राउंड कर देते हैं, ठीक है, जैसे हमारे एयरबीएनबी के ऊपर भी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार पेज डॉट tsx में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक क्लास लगानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो क्लास लगाऊंगा राउंडेड करके लगाता हूँ, ठीक है, राउंडेड एलजी करेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, राउंडेड एलजी से हो जाएगा हमारा काम। तो मुझे ये सब जगह डालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इमेजेस अलग हैं तो मैं बाकी कार्ड्स को रिमूव करके नहीं डालूंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे करके डाल देते हैं, हम इसको ना एक एक जगह पे कॉपी कर देते हैं। If you are still with me in this session, I would request you to please click hit like and subscribe if you really like it. And in the upcoming sessions should be a very interesting ride. So हम क्या करेंगे उन सेशंस के अंदर, इसके नेक्स्ट डे 3 के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। डे 3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, हम प्रॉपरली डेटाबेस के साथ प्ले करेंगे, मैप को यूज करेंगे, राइट, कंट्रीज के लिए जैसे एयरबीएनबी में होता है। डे 4 के अंदर हम मे बी मैं डे 3 के अंदर ही कवर कर दूं, बट इट डिपेंड्स कि वो सेशन कितना लंबा जाता है, अभी मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। सो रिजर्व का फीचर जो होता है कि अगर आप जैसे मेक माई ट्रिप पे जाते हो तो कुछ टाइम के लिए साइट के ऊपर रिजर्व करते हो, राइट, वो वाले फीचर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अगर आपको प्रॉपर्टी को वो करना है,
होल्ड करना है फॉर योर सेल्फ, राइट, व्हेन यू केम टू सम साइट फॉर योर बुकिंग, राइट, जैसे आप मेक माई ट्रिप पे नॉर्मली करते ही हैं लोग, राइट, ठीक है, तो वो फीचर भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम अपडेट्स भी अचीव करेंगे, ठीक है, तो वो सारे चीज़ें आने वाले सेशंस में हैं। मैं एक सेशन में भी चीज़ें कवर कर सकता था, बट एक सेशन के अंदर अगर मैं सब कुछ करूँगा कवर तो वो मतलब एक मैस हो जाती है कि मैं जल्दी जल्दी हर चीज़ को कवर कर रहा हूँ, ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ कवरिंग इन अ सिंगल सेशन वी विल मेक अ सेशन स्लोली. Now you can see that our animation is working perfectly and कार्ड्स भी हमारे हो चुके हैं, राइट, ये CSS भी हम मेंटेन कर लेंगे, जैसे थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट सही कर लेंगे, जैसे इनका ये वाला कलर है, राइट, तो एक काम करके देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है, काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, ये कौन सा है मेरा फॉन्ट, नॉर्मल है, राइट, 208, राइट, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे क्लास नेम डाल के देखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट हाइफन म्यूटेटेड फोरग्राउंड, ओके, हाँ ठीक है, वो थोड़ा लेट हुआ बट वो हो चुका हुआ है, राइट, मेरी क्लास लग चुकी है, नाउ यू कैन सी दैट द 208 किलोमीटर्स थोड़ा सा इसका राइट म्यूटेट हो चुका हुआ है, ठीक है, ये सारी क्लास मुझे बाकियों में भी कॉपी करनी पड़ेगी, सो मीनवाइल आई एम कॉपिंग द सेम, ठीक है, 208 जब हमारा डेटा डेटाबेस के थ्रू आएगा तब हमें इतने मल्टीपल कार्ड्स तो रेंडर खुद से नहीं करने हैं, हम लूप लगा के राइट इनको दिखाएंगे, ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ. इफ़ यू आर स्टिल विद मी आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ क्लिक हिट लाइक एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, सो अभी जस्ट इसको एक बार मैं डाल देता हूँ और सेशन को फिर रैप अप करते हैं, राइट, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर. जब तक मैं ये कोड कर रहा हूँ देन प्लीज स्टे विद मी. ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को, इसको बंद कर देते हैं. ठीक है, now you can see that these all text are being mutated. So if you really like the session then please click it like and subscribe. मिलते हैं next session के अंदर. Thank you everyone, stay tuned and I will definitely come soon with the day 3. Thank you everyone, bye.